बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जो आज हमने नॉवल शुरू करना है उसका नाम है मैं, मोहब्बत और तुम बाय सिदरा सहर इमरान। चलिए शुरू कर लेते हैं। शब भर बारिश की शबनमी बूंदों ने पूरे कॉटेज की मदम होती रानाई को दिलकशी अता कर दी थी। मुख्तसर से लॉन में गो के तालाब सा बन गया था, मगर हर पत्ता और फूल निखर सा गया था। बारिश थम चुकी थी और अब रुई की नरम गालों जैसी बर्फ गिर रही थी। लॉन पर तायराना निगाह दौड़ाते हुए उसने गेट के इस पार जोरों शोर से हाथ हिलाती कैथी को हाथ हिलाकर हेलो कहा था। और वो इस वक्त अपनी साइकिल पर सवार यकीनन स्कूल जा रही थी। वो स्लीपिंग गाउन की डोरियां कसते हुए बाहर निकल आए। सामने वाला मास्टर बेडरूम इस वक्त लॉक था। चंद दिन पहले तक, उनके उठने से पहले ही, उसका ब्राउन दरवाजा खुल चुका होता था, मगर गुज़श्ता 4 दिनों से ये दरवाजा इस तरह बंद था गोया कभी खुला ही ना हो। हेलो एंग्री यंग मैन, गुड मॉर्निंग। ट्रैक सूट में मलबूस वो लीव स्टार वाला मखसूस सा मग उसके सामने रखते हुए बेहद खुशगवारियत से उन्हें सुबह खैर जरूर कहती थी। उससे कतई बेनियाज कि उन्होंने कभी इसकी हेलो का जवाब देना जरूरी ख्याल नहीं किया था। ठीक 7 बजे कॉफी का मग उनके सामने रखकर वो खुद जॉगिंग ट्रैक पर चली जाती थी। जब तक उसकी वापसी होती वो ऑफिस के लिए तैयार हो चुके होते। प्लीज सिर्फ 10 मिनट। उन्होंने कभी इसे लिफ्ट की ऑफर नहीं की थी, मगर वो बड़ी ढिठाई से पूरे 2 साल तक उनके साथ फ्रंट सीट पर बैठकर यूनिवर्सिटी जाती रही थी। उनके माथे की शिकनें जो उनके चेहरे का मुस्तकिल हिस्सा महसूस होने लगी थी, इन्हें वो कभी खातर में नहीं लाई थी। ब्लैक के साथ पर्पल नहीं, पिंक ऑफ स्टूपिड हूं मैं, आपको भला क्या पता। उसकी हंसी की खनक उनके अकब में झलकी थी। बेसाख्ता पलटने की ख्वाहिश पर बंद बांधते वो किचन में चले आए। उसके कमरे की तरह किचन भी बेआबाद लग रहा था। उफ, थाई चिकन। उसने कभी उफ, थाई चिकन आपने कभी ट्राई किया? प्लीज आप ये प्याज काट दें जरा, मेरी उंगलियों में जलन होने लगती है। बहुत जबरदस्त रेसिपी है। आपका मैदा दुआएं देगा मुझे। आप तो बस कुछ भी नहीं आता आपको। हटे, मैं बना देती हूँ। किचन के हर कोने से उसका वजूद झांकता महसूस हो रहा था। गुज़श्ता 4 दिनों से वो इन आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे जो किसी आसेब की तरह उनके जहन से चिमट कर रह गई थी। 3 दिन तक वो ऑफिस में बिजी रहे थे, इसीलिए उसके ख्यालात को झटकने में कामयाब थे, मगर आज इतवार था। इतवार का दिन उन्होंने हमेशा अधूरे कामों के लिए मखसूस कर रखा था, मगर आज उन्हें घर पर वीकेंड गुजारना बेहद दुश्वार लग रहा था। 2006 की वो एक यकबस्ता ठठरती हुई शाम थी। वो न्यूज़ चैनल ऑन किए काफ़ी से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब डैड के साथ एक अजनबी चेहरे को देखकर वो पाकिस्तान से मुतल्लिक एक अहम खबर मिस कर गए। ये हुरैर है। उसका तारुफ उन्होंने इस तरह करवाया था जैसे वो बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियत हो। उनकी इस्तजाबिया निगाहें खुद पर जमी देखकर उन्होंने सुनहरे बालों वाली इस बारबी डॉल की तरफ देखा। हुरैर, तुम यकीनन उसे पहचान गई होगी। जी, उसने सर हिलाया। ज़रक अफरीदी, वो इसे पहचान चुकी थी। ज़रक, ये वही गेस्ट हैं जिसका मैंने रात तुमसे जिक्र किया था। उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके वो खुद उनके मुकाबिल बैठ गए, जबकि ज़रक अफरीदी ने उसके हेलो के जवाब में महज सर ही हिलाया था। क्या ये पाकिस्तान से आई है? पहली बार उनके उनाबी लब वाह हुए थे। यस हुरैर, वो सामने बेडरूम है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने सारिया अफरीदी के बेडरूम की तरफ इशारा किया तो वो चौंक गए। मगर डैड, वो तो उनके ख्याल में वो उनके किसी दोस्त वगैरह की बेटी थी जो पाकिस्तान से आला तालीम के सिलसिले में स्टेट आई होगी। अक्सर उनके जानने वाले पाकिस्तान से आते रहते थे। जी, मैं फ्रेश होना चाहूंगी। वो लबों पर मुस्कान सजाए उनके सामने से गुजरकर बेडरूम तक चली गई। जस्ट अ मिनट प्लीज। रिमोट मेज पर रखकर यकदम उठे थे और पलटकर उन्हें देखने लगी। आप प्लीज, वो गेस्ट रूम मेहमानों के लिए होता है ज़रक। शारिक अफरीदी की गंभीर आवाज़ उनके अकब में उभरी थी। और ये मेहमान नहीं, घर के एक फ़र्द हैं। जी, वो हैरत से उनकी तरफ पलटे। हुरैर, तुम जाओ बेटा, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। उनके चेहरे पर शफ़क़त भरी मुस्कुराहट ने उनको हैरान किया था, क्योंकि उनका रवैया सभी नौजवानों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त भरा होता था, मगर उनके लहजे की तब्दीली ने इन्हें मुतअज्जब ज़रूर किया था। हुरैर बेडरूम में गायब हो चुकी थी। तुम यकीनन उसे मेरे किसी फैमिली फ्रेंड की बेटी ख्याल कर रहे हो। ऑफ कोर्स डैड, तो तुम्हारा क्या ख्याल है ज़रक? क्योंकि हरीर शारिक अफरीदी मेरी बेटी है। व्हाट? वो चौंके। तो क्या ये ज़रमीन अफरीदी की बेटी है? जब ही मैं कहूँ इसका चेहरा शनासा क्यों लग रहा है। तो डैड, आप ज़रमीन अफरीदी की बेटी को हमारे घर में क्यों लेकर आए हैं? उनके लहजे से नागवारी छलकी थी। माइंड इट, वो ज़रमीन अफरीदी की नहीं, मेरी भी बेटी है। उनके सख्त लहजे ने ज़रक अफरीदी का मूड ऑफ कर दिया। वो इस औरत की बेटी को इस घर में कैसे बर्दाश्त करते जिससे सारिया अफरीदी ने हमेशा नफरत की थी। और सारिया अफरीदी कोई गैर नहीं, उसकी अपनी सगी माँ थी। लंबे लंबे ढक भरते वो अपने कमरे में चले गए। शारिक अफरीदी किसी गहरी सोच में डूब चुके थे। वो ज़रमीन अफरीदी की बेटी थी। सिर्फ शबाहत ही नहीं, उसकी मखसूस मुस्कुराहट और मिजाज भी वो हूबहू चुरा लाई थी। वो ख्वामख्वाह अनाथ पालने के आदी नहीं थे, मगर इसके हवाले से उन्हें तनक मिजाज कर दिया था। वो ज़रमीन आफरीदी की बेटी थी। सिर्फ शबाहत ही नहीं, उसकी मखसूस मुस्कुराहट और मिजाज भी वो हूबहू चुरा लाई थी। वो ख्वामख्वाह अनाथ पालने के आदी नहीं थे, मगर उसके हवाले ने उन्हें तनक मिजाज कर दिया था।
सिर्फ 2 दिन हुए थे उसे उनके घर में आए और वो हर शय पर छा सी गई थी। शारिका अफरीदी, जिनका ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरता था, 2 दिन से घर पर नजर आ रहे थे। ओहो डैड, ये बोगनवेलिया की बेल यहाँ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही। इसे टेरेस पर होना चाहिए। जरक के कमरे के बाहर जो टेरेस है उसकी वाइट ग्रिल पर। नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं आपको वहाँ बेल लटकाने की। वो उससे 8-10 साल तो जरूर बड़े थे और वो धड़ल्ले से उनका नाम लेती थी। बहुत बोरिंग है आप। मैंने आपका रूम देखा है, कोई मनी या इंडोर प्लांट नजर नहीं आया मुझे, जबकि मुझे तो पौधों से इश्क है। इंडोर प्लांट की कटिंग करते हुए वो खासे दोस्ताना लहजे में कह रही थी। तो हम क्या करें, वो कहते कहते रह गए। मुझे फूल पौधों की कोई समझ नहीं है, तुम्हें जो कुछ चाहिए खुद चलकर ले आना। शारिका अफरीदी दीवार में कील ठोंकने में मसरूफ थे। जरीका अफरीदी निहायत तन्हाई पसंद थे, मगर शारिक साहब तो तन्हाई से कोसों दूर भागते थे, इसलिए घर पर भी कम ही नजर आते थे। बल्कि वो तो अमेरिका में भी कम ही रहते थे। उनका ज्यादातर वक्त सैरो सियाहत में गुजरता था। हुरैर अफरीदी तो उनसे इस तरह घुल मिल गई थी जैसे हमेशा से उस घर में रहती आई हो। मगर ज़िरक, वो जितना उनको मुखातिब करने की कोशिश करती, वो इतना ही अपने खोल में सिमट जाते। माना कि गौर फिक्र अच्छी आदत है, मगर ये सिर्फ तन्हाई में सूट करता है। जब आप दो लोगों में इस तरह इकबाल बनकर बैठेंगे तो लोग आपको अहमक ही ख्याल करेंगे। मैगजीन उनके हाथ से लेकर वो सोफे पर बैठ गई। अरे वाह, आप ये पढ़ रहे थे? वो खिलखिलाई। बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, खासे दूर अंदेश वाकया हुए हैं और आप खासी इल मैनर्ड। इन्हें उसकी हंसी जहर लगी थी। मैगजीन हाथों में थामे वो किसी अहम नुक्ते पर सोचने में मगन थे। सियासत वाले सफात कब पलटकर खातून खाना तक आ पहुंचे, उन्हें अंदाजा नहीं हो सका था। आपकी पर्सनैलिटी पर यह लड़ाका बीवियों वाला स्टाइल बिल्कुल सूट नहीं करता। लो भाई, मेरा काम तो हो गया। शारिक साहब ड्रिल मशीन और थोड़ी लिए वहीं चले आए। ये तो लाउंज में लग जाएगा, लॉबी के लिए मुझे ले जाना होगा। डैड, कुछ पेंटिंग्स भी खरीदनी है मुझे। वो बाप बेटी की गुफ्तगू में मुखल हुए बगैर वहां से उठ गए थे। ये पैसे ले लो। ज़रक अभी कहीं जाने का कह रहा था। मैं इससे कह देता हूँ कि तुम्हें नर्सरी ड्रॉप कर दे। डैड, सारिया मम्मी न्यूयॉर्क कम पड़े तो ज़रक से ले लेना। मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, इस किस्म की शॉपिंग कभी की जो नहीं। उसकी बात काटकर वो न्यूज़ चैनल की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। जब ही खुशबुओं में बसे ज़रक अपने कमरे से निकले तो वो उनकी तरफ देखने लगी। ज़रक, हुरैर को नर्सरी ड्रॉप कर देना, बल्कि अगर टाइम हो तो पिक भी कर लेना। मुझे कुछ देर हो जाएगी। सॉरी डैड, मुझे भी देर हो जाएगी, एक स्पेशल गेस्ट से मिलना है। वो साफ मुकर गए। आप सिर्फ मुझे ड्रॉप कर दें, वापस मैं खुद ही आ जाऊंगी या डैड का वेट कर लूंगी। उसका उज़र सुने बगैर वो उससे भी पहले जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। प्लीज ज़िरक, शारिक साहब ने कहा तो वो कार्नर से एक फाइल उठाकर पोर्च में चले आए। कोई सीडी नहीं है आपके पास? वो डैशबोर्ड का जायजा ले रही थी। मैं म्यूजिक नहीं सुनता। उन्होंने गाड़ी झटके से रिवर्स की। वैसे मुझे लगता है आप में कोई बुरी रूह घुसी हुई है। शट अप, वो सुलग कर बोले। जवाबन वो खिलखिलाकर हंस दी और उनके माथे की शिकनें गहरी होती चली गई थी। हेलो एंग्री यंग मैन, गुड मॉर्निंग। आज छठा रोज था उसे उनके सामने कॉफी का मग रखते हुए। वो इस वक्त ट्रैक सूट में मलबूस थी। घोंसला नुमा बाल ऊंचे जोड़े की शक्ल में मुकैयद थे। शादाब धुले हुए चेहरे पर नम लटें चिपकी हुई थीं। उस पर सरसरी सी निगाह दौड़ाकर उन्होंने अखबार सामने फैला लिया। क्या जॉर्ज बुश ने उसामा को बरामद कर लिया है? उन्हें अखबार में बुरी तरह गुम देख कर वो कहे बगैर ना रह सकी। या उसामा ने कोई नई वीडियो टेप जारी करके मगरबी मीडिया में एक बार फिर खलबली मचा दी है। ब्रेड पर मार्मलेट लगाकर उसने प्लेट में तीनों स्लाइस रखकर उसकी तरफ बढ़ाए। मुझे जो लेना होगा मैं खुद ले लूंगा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। जाने क्यों उसकी ये खिदमत उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आती थी, वगरना उसके हाथ की कॉफी के तो वो दिल से मोतरफ हो चुके थे। ओके, वो कंधे उचकाकर बाहर निकल गई, शायद जॉगिंग के लिए। अखबार मेज पर रखकर वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुए। तमाम लवाजमात नवासत से उसके सामने सजे हुए थे। सब कुछ वहीं पर छोड़कर उन्होंने शारिक साहब के कमरे में झांका। डैड, आपकी बेटी आपका ब्रेकफास्ट टेबल पर रख गई है। आ रहा हूँ भाई। बाल तौलिए से रगड़ते वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े थे। तुमने कर लिया? मैं ऑफिस में कुछ ले लूंगा, अभी मूड नहीं है। ख्वाहिश के बावजूद उन्होंने नाश्ता नहीं किया। ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आए तो वो किचन से आती दिखाई दी। प्लीज बस 10 मिनट। उनके चेहरे के तासुरात मुलाहिजा किए बगैर वो अपने कमरे की तरफ भागी थी। उन्हें उसके 10 मिनट की समझ तब आई जब शारिक साहब से मामूल की डिस्कशन के बाद वो गाड़ी में आकर बैठे। स्याह जीन्स पर रेड टी शर्ट और स्याह स्कार्फ पहने, उसके हाथ में पकड़ी चंद किताबें उसके यूनिवर्सिटी जाने की खबर दे रही थीं। चले, वो इस तरह बोली जैसे वो उसके लिए रुके थे। आपसे किसने कहा कि मैं आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा? वो जिलबिलाकर बोले। किसी ने नहीं, मगर डैड से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि मेरी यूनिवर्सिटी आपके ऑफिस से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर है। और उन्होंने मजीद कोई बात किए बगैर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सुबह से मुसलसल बर्फबारी हो रही थी। हुरैर अफरीदी के लिए बर्फबारी बहुत हैरान कुन और दिलकश नज़ारा थी। वो सुबह से ही टेरेस पर कुर्सी पर अकड़ों बैठी बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही थी। बर्फ के कई पुतले और घर बनाकर उसने रेलिंग पर सजा दिए थे। टेरेस चूंकि ज़रक अफरीदी के कमरे के इतराफ में था, इसीलिए वो इसकी बचगाना हरकतें देख देख कर झुलस ही रहे थे।
हाय, एक गबरू सी बच्ची साइकिल पर उसके सामने से गुजरी। उसने कहा तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कहाँ जा रही हो? अब वो कुर्सी से उठकर रेलिंग पर झुक गई। मार्केट। बच्ची वहीं रुक गई थी। मैं भी चलूं? आ जाएं। बाय द वे, तुम क्या लेने जा रही हो? कलर पेंसिल और कैंडीज। चलो मैं भी आती हूँ, आइसक्रीम खाकर आएंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बच्ची ने हंसी होकर कहा तो वो हंस दी। कोई बात नहीं बेटा, हम किस मर्ज की दवा हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। जोकर पाँव में फंसाकर उसने कुर्सी पर रखा हैट सर पर लिया और पलटी तो जरा स्टडी टेबल पर मसरूफ नजर आए। आपका वॉलेट कहाँ है? वो उनके सर पर जा खड़ी हुई। वॉलेट? उन्होंने सर उठाया। प्लीज जल्दी बताएं, मेरी लिटिल फ्रेंड चली जाएगी वरना। ओह, नजर आ गया। बिस्तर के साइड टेबल पर रखे वॉलेट से एक नोट उचककर वो थैंक यू कहती सीढ़ियां उतर गई। शारिक साहब ने उनसे पैसों के मुतालिक कह रखा था, मगर उसका इस्तेहकाक उन्हें पसंद नहीं आया था। अजीब लड़की है। पीसी शट डाउन करके वो टेरेस पर आए तो चेयर पर उसका स्कार्फ पड़ा था। ब्लैक कलर का डॉटी स्कार्फ हर वक्त उसके शानों पर धरा रहता था। आज जाने कैसे भूल गई थी। स्कार्फ कुर्सी से उठाकर उन्होंने कोने में रखे स्टूल पर रखा और कुर्सी संभालते हुए उनकी निगाह सामने पड़ी तो एक बार फिर हैरान रह गए। वो बच्ची को पीछे बिठाए बड़ी महारत से साइकिल चलाते हुए जा रही थी। ऊनी मफलर और हैट में वो खुद भी 11-12 साल बच्ची ही लग रही थी। डैड प्लीज, मैं बोर होती जाती हूँ। कैथी के भाई की तो शॉप है सिर्फ 2 घंटे। आप और जीरक भी 8 बजे तक आते हैं। मैं जब तक फारिग हो जाया करूंगी। वो आसीन के बटन बंद करते हुए लाउंज में आए तो शारिक साहब और हुरैर की किसी बहस पर मसरूफ थे। डैनी से मिली हूँ मैं, और फिर मेरे अलावा मार्था और हम साथ वाले घर की जोबिया भी है। जनरल स्टोर है तो सैलरी भी फैंटास्टिक होगी। खैर सैलरी जो भी हो, मैं मसरूफियत चाहती हूँ। अमेरिका में तो फरागत बहुत बुरी चीज़ है, हालांकि वहाँ पाकिस्तान में फरागत ढूंढा करती थी। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शारिक साहब मुतजब्जब थे। जरक प्लीज़ आप ही डैड को समझाएं ना। इसने उन्हें भी जबरदस्ती गुफ्तगू में शामिल करना चाहा। सॉरी, इट्स योर पर्सनल मैटर। वो बेनियाजी से कहकर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए। इस तरह तुम्हारी स्टडी का भी तो हर्ज होगा। इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जॉब का खन्नास दिमाग से निकाल दो। मैं कवर कर लूंगी डैड। ओके, एज यू विश। उन्होंने बिल आखिर हथियार डाल दिए। ओ थैंक यू डैड, यू आर द ग्रेट फादर। वो बेतहाशा खुश हो गई थी। कैथरीन थी तो 12-13 साल बच्ची, मगर दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। कैथी कल से उसे अपने भाई के सुपर स्टोर पर ले गई थी और वहीं डैनियल ने उसे सेल गर्ल की जॉब ऑफर की थी। उसने चंद महीने पहले ही ये दुकान खोली थी। मार्था और जोबिया को देखकर उसे भी जॉब का शौक पैदा हो गया और कल से वो शारिक साहब को मना रही थी। वो इसकी जॉब के मुखालिफ इसलिए नहीं थे कि वो खवातीन की जॉब को नापसंद करते थे, बल्कि उन्हें यह खदशा दरपेश था कि जरमीन को अपनी बेटी का जॉब करना अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज कॉफी। वो इजाजत मिलने की खुशी में कॉफी बना लाई। उनका मग उन्हें थमाकर उसने ट्रे जर के सामने की। मैं इस वक्त कॉफी नहीं लेता। कभी कभी रूटीन चेंज कर लेनी चाहिए, सेहत तो दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है। मग उसके सामने रखकर वो शारिक साहब से डिनर का पूछने लगी। तुम्हारा घर है बेटा, तुम जो चाहो करो। आज मैं पाकिस्तानी डिश ट्राई करूंगी। मामा के हाथ में बहुत जायका है डैड, मैंने कुकिंग उनसे ही सीखी है। मेरे हाथ में उन जैसा टेस्ट है कि नहीं, मगर मैं कुकिंग में परफेक्ट हूँ। वो अचानक अपनी माँ का जिक्र छेड़ बैठी थी। जरक ने वॉल्यूम बढ़ाया तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। शारिक साहब खफीफ से होकर उठ गए। वो जरमीन आफरीदी के जिक्र को कितना नापसंद करते हैं ये बात वो जानते थे, मगर हुरैर नहीं। उसके लिए उनके जाने के बाद वो उनसे पूछ बैठी, आप मेरी मामा को इतना नापसंद क्यों करते हैं? खुद गर्ज लोग नापसंद ही होते हैं। उनके स्पाट लहजे ने उसे आजर्दा कर दिया। भला जरमीन आफरीदी जैसी साबर कानिया मुनकसरुल मिजाज औरत भी खुदगर्ज हो सकती है? ये तो आप सायरा अफरीदी के एंगल से कह रहे हैं ना। माइंड इट, सारिया अफरीदी मेरे लिए वही हैसियत रखती हैं जो जरमीन अफरीदी के आपके नज़दीक है। दृष्टि से उसे बाबर करवाकर वो उठ गए। काफ़ी का मग यूं ही टेबल पर रखा था। उनकी बदगुमानी दूर करने के लिए तो जरमीन ने उन्हें 18 साल बिना सुहाग के गुजारे थे, मगर वो आज भी मुजरिम ठहरी थी। उनकी कुर्बानी किसी शुमार में नहीं थी। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था। उसे बेख्तियार जरमीन अफरीदी याद आ गई थी। आगा हयात का कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं था, बस एक बहन थी और एक भाई। बच्चे भी खुदा ने 3 ही दिए थे, 2 बेटे और 1 बेटी। मुबशरा उनकी मनपसंद शरीके हयात जो साफ में भी यकता थीं। ये उन्हीं की तालीम और तरबियत का नतीजा था कि मिडिल पास आगा हयात के तीनों बच्चे बहुत पढ़ लिख गए थे। ना सिर्फ ये बल्कि फरमा बरदारी और सादतमंदी में भी काबिल तकलीद जाने जाते थे। सबसे बड़े आसिम की बात उनकी इकलौती बहन की इकलौती बेटी जरमीन से बचपन से ही तय पाई थी। वो एग्रीकल्चर में मास्टर्स के बाद अपनी फैक्ट्री में मसरूफ हुए तो आगा ने उनकी शादी तय कर दी। शारिक के लिए भी लड़की की तलाश जारी थी, जबकि मायरा की बात उनके तायाजाद के बेटे मुरसल से तय थी। आसिम और मायरा की इकट्ठे शादी हुई थी। शारिक एमए कर चुका था और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए पर तोल रहा था। आगा हयात और मुबशरा नई बहू के चाव चौंचलों में मसरूफ हुए तो वो उन्हें जबरदस्ती बनाकर अमेरिका चला आया। वहीं यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात सारिया महबूब से हुई। वो भी पाकिस्तानी थी और शादी के बाद अमेरिका आई थी।
उसका शौहर फ्रॉड निकला था क्योंकि पाकिस्तान में खानदान भर में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तौर पर मुतारिफ था, मगर उसे यहाँ आकर सही सूरत हाल का इल्म हुआ था कि वो मोटर मैकेनिक है। सारिया एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थी। अपने मैट्रिक पास शौहर से उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी तो उसने उससे तलाक ले ली। सारिया खूबसूरत थी, बाएतमाद थी और सबसे बढ़कर उसे अच्छी लगी थी, सो उसने उससे शादी का फैसला कर लिया। उसने अपनी भाभी जरमीन के जरिए आगा जा की राय मालूम करवाई तो आगा जी ने उसे बहुत बुरा भला कहा क्योंकि वो यहाँ इसके लिए लड़की पसंद कर चुके थे। वो आसिम और मायरा की निस्बत कुछ जिद्दी वाकया हुआ था। इसने आगा जी पर अपना मुतमई नजर वाजे करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो अपने फैसले पर डटे हुए थे कि वो तलाक याफ्ता है। सारिया ने यह सूरत हाल देखी तो उसे यह कहकर शादी पर मजबूर कर दिया कि कभी ना कभी वो राम हो ही जाएंगे, और यूं दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। वो सारिया की संगत में बेहद खुश था। फिर 4 साल बाद आसिम के इंतकाल पर वो पाकिस्तान आया था। आसिम की जवान मौत ने हयात विला पर सोगवारी की चादर डाल दी थी। उसकी अचानक मौत ने मुबशरा बेगम को बिस्तर से लगा दिया था। आसिम की कमी पूरी करने की कोशिश में वो 6 माह तक पाकिस्तान में रहा और फिर वापस चला आया। ज़िरक के बाद सारिया की मजीद औलाद नहीं हुई थी, इसलिए वो दोनों ही इसे अपनी कुल कायनात समझते थे। ज़िरक इस वक्त 7 बरस का था जब बेजी मुबशरा बेगम की अलालत की वजह से उसे दोबारा पाकिस्तान आना पड़ा, मगर ना सारिया उसे पाकिस्तान नहीं जाने देती थी और वो भी उसकी खातिर अपनों को भूले रहता था। जरमीन आज भी उन्हीं के घर में थी। खुदा ने इसे 2 फूल जैसे बेटे दिए थे और उन्हीं की परवरिश के लिए खुद को वक्फ कर चुकी थी। हालांकि इस वक्त वो 26 साल की थी। उसके माँ बाप उसका दूसरा निकाह करना चाहते थे, जिस पर वो कतई आमादा नहीं थी। शारिक की शादी की बातचीत शुरू हुई तो उसे मजबूरन 7 साल पुराने राज से पर्दा उठाना पड़ा कि वो शादी कर चुका है। उसके इकरार जुर्म ने गोया हयात बला में भूचाल पैदा कर दिया। आगा जी उसे किसी तौर पर माफ करने पर आमादा नहीं थे। तुम हमारे लिए हमेशा के लिए मर गए हो शारिक। जब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी तुम्हें बार बार पाकिस्तान बुलाकर परेशान नहीं करना, उन्होंने साफ कह दिया था। शारिक ने बहर तौर उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर वो अपने मौकफ से 1 इंच नहीं हटे थे। शारिक जज्बाती दौर से निकल चुका था। अब उसे माँ बाप की दिल आजारी पर रंज हो रहा था। अगर उसके नसीब में सारिया थी तो उसके माँ बाप मान ही जाते। उसने इन्हें मनाने की कोशिश ही कब की थी। उधर सारिया के फोन पर फोन आ रहे थे और वो आगा जी की पांती से लगा बैठा था। देखो साहबजादे, अगर तुम्हें हमारी जरा भी परवाह है तो तुम्हें हमारी एक आखिरी बात माननी होगी, वगरना जाने का रास्ता खुला है। उन्होंने आखिरी पत्ता फेंका। जी आगा जी, आप बताएं तो सही। उन्हें मौम होते देखकर वो जोश में आ गया था। एक फैसला तुमने अपनी मर्जी से किया था और एक फैसला तुम्हें हमारी मर्जी से करना होगा। कौन सा फैसला आगा जी? वो ठटका। उसका अंदाज गैर मामूली था। मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर माफ कर सकता हूँ कि तुम जमीन से निकाह कर लो। क्या? जमीन उसके कदमों तले सिरक गई। ना सिर्फ निकाह बल्कि तुम्हें उसे अपने साथ भी लेकर जाना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बता देना। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं थे और वो सर पकड़ कर रह गया था। इस्लाम 2 शादियों की इजाजत देता है बेटा। तुम 2 बीवियों की जिम्मेदारी उठा सकते हो और फिर बेवा से निकाह तो बहुत नेकी का काम है। बेजी ने भी उसे समझाया था और उसने हथियार डाल दिए। कागजात और वीजा वगैरह लगने में बहुत वक्त लगेगा आगा जी। सिर्फ चंद महीने इंतजार कर लें, मैं जमीन और बच्चों को बुलवा लूंगा। निकाह तो हो ही चुका था, इसलिए आगा जी संभल गए। सारिया को इस बात की खबर हुई तो उसने इसकी मजबूरी समझने की बजाय बहुत हंगामा किया था। वो भी मजबूर था। उसकी जमीन से जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी, मगर सारिया उसे माफ करने पर तैयार नहीं थी। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। मेरी जिंदगी में खुदा ने 2 मर्द लिखे, दोनों धोखेबाज। वो रो रही थी और शारिक का एहसास जुर्म मजीद गहरा होता जा रहा था। जरमीन को उसने आगा जी के इसरार पर बुला तो लिया था, मगर सारिया और उसकी अज़वाजी जिंदगी चपकलिश का शिकार हो गई थी। सारिया के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर वो जरमीन की तरफ मुतवज्जा हुआ था। जरमीन को उसने अलहदा फ्लैट में रखा था। वो सीधी सादी घरेलू सी लड़की थी, तरारियों और चलाकियों से कतई नाबलद। उसके लिए तो यही बहुत था कि उसके बच्चों को बाप मिल गया है। और जब हुरैर पैदा हुई तो सारिया ने उसे अलहदगी पर जोर देना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों वो एक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। 9 साल ज़रक के जहन में उसने तेली माँ के खिलाफ इस कदर जहर भरा था कि वो उनसे मिले उन्हें देखे बगैर उनसे नफरत करने लगा था। उसे जरमीन आफरीदी के साये से भी नफरत हो चुकी थी, जिसने उसकी माँ को इतना सताया और रुलाया था। उनकी घरेलू जिंदगी अबतरी का शिकार देखकर जरमीन ने उसे मशवरा दिया कि वह इन लोगों को पाकिस्तान भिजवा दे, मगर शारिक इस पर आमादा ना हुआ। सारिया ने उससे बोलचाल बंद कर दी और शॉप के मालिक माइकल डिसूजा के साथ दोस्ती कर ली थी। माइकल ने उसे प्रपोज किया तो उसने शारिक से तलाक ले ली। शारिक बुरी तरह टूट गया था। उसने सारिया से सच्ची मोहब्बत की थी जो आज उसे ठुकरा कर चली गई थी। माइकल ने जरक को अपनाने से साफ मना कर दिया था, इसलिए वो उसे यहीं छोड़ गई थी। शारिक जरमीन और तीनों बच्चों को इस घर में ले आया था, मगर ज़िरक के खराब रवैये और नारवा सलूक ने उसे जरमीन की निगाहों में शर्मिंदा कर दिया था। सारिया से वो हर वीकेंड पर मिलता और हर बार वो मजीद जहर उसके दिमाग में भर देती। बेजी के इंतकाल पर वो सब पाकिस्तान आए थे और फिर जरमीन पलटकर अमेरिका नहीं आई। शारिक ने बहुत मनाया था, मगर वो अब इसकी बीवी छीनकर उसके बेटे को उससे दूर नहीं करना चाहती थी। शारिक फितरी तौर पर हुरैर से ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर जरक में तो उसकी जान थी। गोया वो अपने बेटे की खातिर उसने इज़्दवाजी जिंदगी खुशियां खुद पर हराम कर ली, और अब तो इस बात को भी 18 बरस गुजर गए थे।
मगर सारिया और जरक दोनों ने ही आज तक जरमीन का जुर्म माफ नहीं किया था। सारिया गो के अब कनाडा चली गई थी, मगर जब भी जरक से बात होती वो अपनी और शारिक की नाकाम जिंदगी का जिम्मेदार जरमीन को ही ठहराती थी। शारिक चंद महीने पहले पाकिस्तान गए तो उनकी इकलौती बेटी ने अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। वो फौरन ही उसके कागजात वगैरह बनवाने में लग गए। जरमीन और आसिम के दोनों बेटे आगा जी की फैक्ट्री संभाल चुके थे। आगा जी अब बहुत ज़ईफ हो गए थे। हुरैर ए लेवल के बाद फारिग थी, उसने यूं ही कह दिया, मगर शारिक ने उसे हकीकत समझ लिया। वो खुद भी अपनी बेटी के साथ रहना चाहते थे। जब शारिक ने जरमीन को हुरैर के एडमिशन की खुशखबरी सुनाई तो उसकी पलकें नम हो गई थीं। वो दिल से उनकी अजमत की मोतरफ थी, जिन्होंने कभी अपनी नाकाम जिंदगी का ताना उसे नहीं दिया था। अमेरिका आने से कबल जरमीन ने हुरैर से यही कहा था कि वो शारिक साहब को किसी सिलसिले में परेशान ना करें। ज़िरक बहुत प्यारा बच्चा है, अब तो खैर से बड़ा हो गया होगा। तुम उसके दिल से यह गलतफहमी दूर करने की कोशिश ज़रूर करना कि जरमीन आफरीदी ने उनका आशियाना बखेर दिया। मैं तो खुद जब से बिखरी हूँ कभी संभली नहीं। मैंने उसे बेटा बनाना चाहा था, मगर वो मेरा बेटा बना ही नहीं। वो सारिया का बेटा है, मेरा कैसे बनता। हाँ, उसकी रगों में अगर शारिक का लहू होता तो वो शायद मुझे माफ कर देता। ये अहम राज शारिक ने यूं ही बेख्याली में उनके गुजार कर दिया था, जिसकी खबर उन्होंने कभी किसी को नहीं होने दी कि ज़िरक आफरीदी शारिक आफरीदी का हकीकी बेटा नहीं है। जो तुम भी एहतियात करना हुरैर कि उसकी दिल आज़ारी का सबब ना ठहरो। उन्होंने जो भी नसीहतें की थीं उसने पल्लू से बांध दी थीं। ज़िरक बहुत तन्हा और मोहब्बत को तरसा हुआ बच्चा था। उसकी सगी माँ महज अपनी अना की खातिर उसे छोड़कर चली गई। बाप की मोहब्बत मुनकसिम हो चुकी थी। तन्हाई ने उसे आदम बेजार और तल्ख मिजाज बना दिया था। उसे कभी अपनों की मोहब्बत नहीं मिल सकी। तुम उसे अपनाइयत का एहसास जरूर दिलाना। उसे बता देना कि मोहब्बत सगे रिश्तों से मशरूत नहीं होती। ये हर रिश्ते में जन्म लेती है, बस महसूस करने वाला दिल होना चाहिए। उसने अक्सर ज़रक आफरीदी का नाम घर में सुना था। उसकी माँ आम औरतों से मुख्तलिफ थी। उसकी नज़र में माँ सिर्फ माँ थी। वो सगे सुतेले रिश्तों को नहीं मानती थी। शारिक के हवाले से उसने ज़रक को भी अपना सगा बेटा समझा था। तब तो उसे खबर भी नहीं थी कि वो सारिया के पहले शोहर से है, मगर ज़रक की निगाहों में मासूमियत और मोहब्बत की जगह नफरत और बेजारी ने बहुत मायूस किया था। वो बच्चा था, उसे रिश्ते तो ना बनाने आते थे और ना निभाने। सारिया खुद तो अपनी मंजिल पा चुकी थी, मगर अपने बेटे को राह से भटका गई थी। सारिया के खुदगर्दाना रवैये ने उसे किसी का नहीं बनने दिया। वो ताउम्र उनसे फासलों पर रहा। जरमीन के दिल में ममता का वसी समंदर उसे अपनी आगोश में लेने को बरकरार था। वो दिल से चाहती थी कि ज़रक को वो रिश्ते मिल जाएं जिसे उसने तनफ्फुर के हाथों गिनवाया था। वो उसे भी एक मुकम्मल घर और रिश्ता देना चाहती थी। बस गाना और जज्बाती दौर से निकल गया था। उसकी माँ अपनी जिंदगी में मुतमईन और खुश थी। उसे किसी महरूमी और कमी का एहसास नहीं था। हाँ, उसके बाप की तनहा और वीरान जिंदगी उसे पशेमान जरूर करती थी। दर पर्दा वो इन सब का जिम्मेदार जरमीन आफरीदी को ही ठहराता था, क्योंकि सारिया ने बचपन से ही उसे ये बताया था कि वह शुरू से उनका घर तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो शारिक को पसंद करती थी। इस रोज जुकाम के बायस उनको सर दर्द की शिकायत भी हो गई थी। आमतौर पर वो मामूली बीमारी को खातिर में नहीं लाते थे, मगर सर दर्द ने उनको मजीद काम से रोक दिया। वो ऑफिस से जल्दी उठ गए थे। मैनेजर साहब ने उन्हें डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया था, मगर वो मेडिकल स्टोर पर चले आए। डीप फ्रीजर पर झुकी व्हाइट ट्राउजर और ब्लू शर्ट में मलबूस इस घोंसला नुमा बालों वाली लड़की पर उन्हें हुरैर अफरीदी का गुमान हुआ था। सॉरी सर, 7। वो पलटकर कुछ कहने लगी थी, मगर उन पर निगाह पड़ते ही उसके अल्फाज रास्ता भूल गए। वो अब मार्था से स्प्रीन तलब कर रहे थे। उनकी सुर्ख आंखें और पुरतपिश चेहरा उनकी तबीयत की खराबी का पता दे रहा था। वो कल से उनसे खफा थी, मगर उन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता। वो सर झटक कर कस्टमर की तरफ मुतवज्जा हुई, मगर उन्हें नज़रअंदाज करना इतना आसान भी नहीं था। उनके जाने के बाद वो खुद भी हाफ लीफ लेकर घर जल्दी आ गई थी। डुप्लीकेट चाबी इन तीनों के पास ही होती थी। कॉरिडोर की मेन लाइट ऑफ थी। लाइट ऑन करते हुए वो किचन में आई और सिंक पर चिकन धोते नजर आए। उन जैसे मगरूर और तने नकोश वाले शख्स को इस कदर घरेलू हुलिये में देखकर उसकी खफगी दिलकश मुस्कुराहट में बदल गई थी। हटे, मैं धो देती हूँ। उसने आगे बढ़कर खिदमत पेश की। नो थैंक्स, हस्बे आदत उन्होंने सपाट अंदाज में कहा, तो उसने उनके हाथ से बाउल ले लिया। सेल्फ हेल्प अच्छी बात है, मगर फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज ये नाज नखरे कल पर उठा रखें। अभी जाकर बेड रेस्ट करें। वो स्टैंड से कढ़ाई लेते हुए उनकी घूरती हुई आंखें अपनी पुश्त पर महसूस कर रही थी। प्लीज जरीक, कभी इंसान को दूसरों की भी मान लेनी चाहिए, अपना ही फायदा होता है, उसने पलटे बगैर कहा था। वो लब भेंचे अपने बेडरूम में चले गए। दफ्तन उसका सेलफोन बजने लगा। पाकिस्तान से जरमीन की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। सेलफोन चेहरे और शाने के बीच फंसाकर वो कैबिनेट से मिसालें निकालने लगी। फंटास्टिक, डैड भी फिटफाट हैं। हाँ, उनके साहबजादे की तबीयत कदरे नासाज लग रही है। सूप बनाने जा रही हूँ उनके लिए। फीवर हो गया है। मैंने तो बहुत कोशिश की सुलह का झंडा लहराने की, मगर वो वाकई सारिया मम्मी के बेटे हैं। जज्बातों एहसास से आ रही, मुझसे जो हो पाता है मैं वो कर लेती हूँ। उनकी अलग से पर्सनल लाइफ है। मैंने ज्यादा इंटरफियर किया तो इंसल्ट ही करवा लूंगी। हाँ, बहुत कम ही बात होती है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी खुश होना या मुस्कुराना आता होगा। रियली, 3 माह हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैंने कभी उन्हें मुस्कुराते नहीं देखा। हाँ, जले सड़े अक्सर रहते हैं, वो हंसते हुए कह रही थी।
डैड तो बहुत सॉफ्ट नेचर और पोलाइट हैं, मगर ज़ेरेक तो बहुत चेंज है उनसे। इस कदर आदम बेजार और बोरिंग पर्सन है कि बस। बुराइयां नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ मम्मा। आप तो बस वैसे डैड के पास आ तो गई हूँ, मगर आपकी डांट बहुत मिस करती हूँ। हैदर के बच्चे बटरिंग तुम्हारा शोभा है, मेरा नहीं। मामा स्पीकर ऑन क्यों किया हुआ है? ये हैदर का बच्चा चार लगाकर हुसनैन को बताएगा। वैसे हुसनैन है कहाँ? अच्छा बेटा जी, पर पुलिस निकाल भी लिए। खबरदार मेरे आने तक किसी ने मंगनी या शादी का सोचा भी। मैं खुद लड़कियां पसंद करूंगी। हुसनैन की चॉइस तो बकवास है। हाँ हाँ, तुम्हारी तो बहुत शानदार है, देख लूंगी आकर। सिर्फ पौने 2 साल मेरे भाई। अच्छा मामा को फोन दो तुम। जी मामा, बहुत ओवरवेट हो गई हूँ यहाँ आकर, खूब खाती हूँ। रियली, डैड से पूछ लीजिएगा। जेरेक, वो तो गुस्सा खाते हैं, गुस्सा पीते हैं। कम ऑन मामा, वो छोटे बच्चे थोड़ी हैं। आपके जहन में उनका 10 साल इमेज है, और अब वो तकरीबन 28 साल के तो होंगे। डैड से भी लंबे हैं। मैं तो छोटी सी लगती हूँ उनके सामने। उनकी स्नैप मेल करूंगी आपको। बिल्कुल आदम बो लगते हैं। बर्नर जलाते हुए उसका कहका जलतरंग बखेर गया, मगर अगले ही पल उसे अपने कहकहे का गला घोंटना पड़ा था, क्योंकि जरक स्लेब से अपना वॉलेट और स्क्रीन उठा रहे थे। वो इसकी कौन सी बात सुन चुके हैं उसे अंदाजा नहीं हो सका था, क्योंकि उनके चेहरे पर एक ही मौसम रहता था। ओके, मैं संडे को फोन करूंगी आपको। खुदा हाफिज। सेल ऑफ करके वो अपनी खजालत पर काबू पाती तंदुही से सूप बनाने लगी थी। और ये बेएहतियाती का ही नतीजा था कि उनका मामूली जुकाम बढ़कर तेज बुखार में तब्दील हो गया था। वो 7 बजे उनके कमरे में सूप रख गई थी। इस वक्त वो आंखें मूंदे बेड पर दराज थे। पहले ये सूप ले लें, इसके बाद टैबलेट ले लीजिएगा, वो कहकर आ गई थी। मगर जब 10 बजे भी वो अपने कमरे से नहीं निकले तो वो परेशान हो गई। अमूमन वो इस वक्त न्यूज़ सुनने और डिनर के लिए लाउंज में आते थे। कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ गई हो। वो फिर उनके कमरे की तरफ बढ़ी। वो उनकी मौजूदगी में कभी उनके बेडरूम में नहीं गई थी। आज पहली बार सूप लेकर गई थी, वो भी मजबूरन, और अब दूसरी बार भी मजबूरन ही अंदर आई थी। वो हनूज साहब का अंदाज में लेटे थे। जरक, उसने पहले धीरे से पुकारा, दूसरी और तीसरी बार कदरे बुलंद आवाज में, मगर उनके वजूद में कोई हलचल नहीं हुई। जरक, वो घबरा कर आगे बढ़ी। उनका मैरून ब्लैंकेट चेहरे तक था। जरक, क्या हुआ? अब बात क्यों नहीं कर रहे? उनके चेहरे पर रखा बाजू हटाते हुए उसने तफशीश से पूछा था, और उसके पेशानी को छूते ही वो उछल पड़ी थी। उन्हें बेहद तेज बुखार था, और इस वजह से अब शायद गशी की हालत में चले गए थे। उनका सफेद चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो बेहद घबराकर सेल पर शारिक साहब का नंबर मिलाने लगी। डैड, मैं हुरैर, आप कहाँ रह गए हैं? प्लीज जल्दी घर आएं। जरा की तबीयत खराब है, इन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। डॉक्टर स्मिथ का नंबर मेरे पास, लिखवाएं प्लीज। स्टडी टेबल पर धरी फाइल पर बॉल पॉइंट से नंबर घसीटते वो जरी को ही देख रही थी। डॉक्टर स्मिथ 15 मिनट बाद आए थे। परेशानी की कोई बात नहीं, ये टैबलेट और सिरप ले लें और इनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहें। पेशावराना अंदाज में नुस्खा लिखते हुए वो उसे तसल्ली दे रहे थे, जो सरासीमा सी खड़ी थी। वैसे आप उसकी पतली हालत देखकर उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, तो उसे समझ में ना आया कि वो किस रिश्ते का हवाला दे। मैं हुरैर हूँ। दफ्तर उसके सेल फोन ने उसको उलझन से बचा लिया। जी डैड, डॉक्टर स्मिथ देख चुके हैं। दूसरी तरफ शारिक साहब थे और जरक की तबीयत का पूछ रहे थे। आप प्लीज जल्दी आ जाएं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर स्मिथ ने उसे जाने का इशारा किया, तो उसने इस बात में सर हिला दिया। जी, मैं इस वक्त अकेली हूँ घर पर, शायद इसलिए। ओके, शारिक साहब ने आधे घंटे तक पहुंचने का कहा था, और ये वक्त उसने उनके कमरे में मुसलसल टहलते हुए गुजारा था। उसके पास बहुत से रिश्ते थे। उसकी मोहब्बत हर रिश्ते से मशरूत थी। वो बेतहाशा मोहब्बत देने और लेने की आदी थी। नफरत क्या होती है उसे खबर नहीं थी, मगर उसके सामने बेखबर लेटा शख्स, उसके पास मोहब्बत का एक रिश्ता था और नफरत के बेहिसाब। वो हुरैर अफरीदी को भी नापसंद करता था, या शायद नफरत करता था, लेकिन वो नफरत के मामले में कोरी थी। उसे सिर्फ मोहब्बत के जज्बों का इल्म था। वो यहाँ आई तो उसके जहन में जरका अफरीदी नाम का शख्स अपनी नफरत की वजह से अहम था। वो इसे मोहब्बत सिखाने आई थी, मगर वो गैर अहम शख्स कब इतनी अहमियत इख्तियार कर गया था उसके लिए कि वो इसकी मामूली सी बीमारी पर भी तड़प गई थी। वो इस रिश्ते को कोई नाम ना दे पाई थी। शारिक साहब, वो सारी रात जरा के सराहने बैठे उसके माथे पर पट्टियां रखते रहे थे। उसका उनका बुखार कदरे कम हो गया था। वो थर्मामीटर से मुसलसल चेक करती रही थी। 5 बजे के करीब उनके साकित वजूद में कदरे हरकत हुई थी। जरक, जरक माई सन, आंखें खोलो। शारिक साहब झुककर उसका गाल थपथपाने लगे। उन्होंने सुर्ख आंखें जरा सी खोलकर उनकी तरफ देखा। हुरैर, पानी दो बेटा। ये लें। वो पहले ही गिलास लिए खड़ी थी। जरक, पानी पियो बेटा, शारिक ने कहा, तो वो कोहनियों के बल बैठने की कोशिश करने लगे। हुरैर ने सरहद से दूसरा तकिया उनके कमर के नीचे रखा। मैं दूध और पोरिज लेकर आती हूँ डैड। वो दिल ही दिल में कलमा शुक्र पढ़ती किचन की तरफ लपकी। फिर शारिक साहब के बेहद इसरार पर उन्होंने थोड़ा सा पोरिज और दूध का आधा गिलास ले लिया था। ये टैबलेट ले लें। गुलाबी हथेली पर रखी नीली और सफेद गोली पर निगाह दौड़ाकर उन्होंने इसकी परेशान सूरत देखी। वो इनके लिए इस कदर परेशान क्यों थी, उन्हें समझ में ना आया था। गोली उठाते हुए उनकी गर्म फुलादी उंगलियों के लम्स ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। कमाल है यार, कल सुबह तक तो बिल्कुल फिट फाट थे, अचानक ही टेम्परेचर इतना हाई कर लिया। शारिक साहब के हल्के फुल्के लहजे ने उनके लबों पर धीमी सी मुस्कान बखेर दी, और वो उन पर से नजरें हटाना भूल गई। दूसरी टैबलेट लेते हुए उन्होंने इसकी हैरान आंखों में झांका था। उनके लब फिर से सिमट और उसके फैल गए थे।
बेनियाजी बेमुरव्वती का ये खोल जल्द ही छटक जाएगा। उसे उम्मीद का सिरा मिल गया था। 2 दिन मुकम्मल बेड रेस्ट के बाद उनकी तबीयत बहाल हो चुकी थी। शारिक साहब 2 दिन से घर पर ही थे। अब वो अलबत्ता यूनिवर्सिटी जाती रही थी। डैनियल से उसने 2 दिन का ऑफ ले लिया था। 2 दिन से वो तमाम हल्की फुल्की डिशेज उनको जबरदस्ती खिला चुकी थी, जो बीमारी की हालत में जरमीन इन तीनों को खिलाया करती थी। पूरे 2 दिन बाद आज वो कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल तक आए थे। हुरैर के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि वो बहुत खुश है। आप प्लीज ये ट्राइफल लें। उसने बाउल सिरकाया तो उन्होंने खामोश निगाह इस बाउल पर डालकर अपनी तरफ कर लिया। वो 2 दिन से उसकी खिदमत मुलाहिजा कर रहे थे और इस बार वो उसे मना नहीं कर सके थे। ये मंचूरियन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है डैड। खाने के बाद तारीफ लाजमी शर्त है, बेशक टेस्टी ना लगे। भाई हमारी बेटी ने बनाई है तो टेस्टी ही होगी। सो तो है, आपको शायद ट्राइफल पसंद नहीं। इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रहे हैं? अगर आप अपनी तारीफ करवाना चाहती हैं तो सॉरी, मैं बटरिंग नहीं कर सकता। डैड देख लें, ये आपकी तारीफ को बटरिंग कह रहे हैं, सैलिड नहीं है। जरक ने टेबल पर निगाह दौड़ाई तो वो सर पर हाथ मारकर उठी। फ्रिज में रखी है, अभी लाती हूँ। वाकई सच कहा है इकबाल ने कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। जब से हुरैर आई है घर वाकई घर लगने लगा है। कितनी रौनक रहती है इसके दम से। शारिक मोहब्बत से गोया हुए जरक ने पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। जरक, मैं एक असाइनमेंट के सिलसिले में आपका पीसी यूज कर रही हूँ। आप जब तक डैड से गपशप लगा लें। वो डिनर के बाद कॉफी सर्व करते हुए कह रही थी। डैड कॉफी के बाद उनकी मेडिसिन याद दिला दीजिएगा, बहुत केयरलेस हैं। ये कॉफी रख दूं टेबल पर? मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ। वो लॉन की तरफ खुलने वाला नेट डोर खोलकर कॉरिडोर में चले गए। आप अभी तक स्टैचू बने बैठे हैं। बाखुदा मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। उसने रुख मोड़कर सोफे पर गहरी सोच में डूबे जरक को देखकर शरारत से कहा तो वो चौंक से गए। वैसे एक बात तो बताएं जरक, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो अपनी कॉफी में शुगर मिलाने लगी। अब ये मत कह दीजिएगा कि ख्याल ही नहीं आया। मैं शादी की जरूरत महसूस नहीं करता। उन्होंने मग उठाया। मतलब? मैं समझी नहीं। बगैर शादी के ही जिंदगी बेहतर गुजर रही हो तो शादी करना जरूरी नहीं। उसे इनकी उठी नाक कुछ और मगरूर लगी। क्या आपका दिल भी नहीं चाहता कि आपकी एक खूबसूरत सी बीवी हो, आपकी लाइफ पार्टनर जो आपके दुख सुख शेयर करे? आप नहीं। अंदाज बेहद स्पार्ट था। आप इस कदर बेजार क्यों रहते हैं लोगों से? आपका कोई फ्रेंड नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है, बस चंद ऑफिशियल क्लाइंट है। आप क्यों अपनी जात में मुकैयद रहते हैं? मैं जानती हूँ कि हमेशा तन्हा रहने की वजह से आप तन्हाई पसंद हो गए हैं, मगर इंसान को थोड़ा बहुत तो सोशल होना चाहिए। और सच कहूँ तो ये तन्हाई आपने खुद अपने नसीब में लिखी है। बहुत से रिश्ते आपके पास थे जिन्हें आपकी बदगुमानी ने आपसे दूर कर दिया। उन्हें खामोश देखकर उसने अपनी बात जारी रखी। आप लोगों से कटकर नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। आपको खुद को बदलना चाहिए। मैं खुद को बदलना नहीं चाहता। क्यों? आखिर क्यों? जब आप जानते हैं कि एक चीज गलत है तो उसे सही कर लेना चाहिए। आपने खुद को ऑफिस तक महदूद कर रखा है, उसके बाद आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। इस तरह तो मैं तस्लीम करता हूँ कि आप बहुत अच्छी डिबेटर हैं। प्लीज आप अपना काम करें जाकर। बहुत बेजारी थी उनके लहजे में। हुरैर को उनका लहजा बहुत बुरा लगा। आपसे तो बात करना फजूल है। साइको केस बन जाएंगे यूं तन्हा रहकर। रिश्ते आसानी से नहीं मिला करते जरक। हर मोहब्बत को ठुकराया नहीं करते। वो कहकर रुकी नहीं थी। जरक सर झटक कर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए। जरक किताब में सर दिए बहुत बहुत इन्हामाक से मुताले में मसरूफ थे जब वो एक हाथ में टेनिस बॉल उछालती और दूसरे में रैकेट उठाए उनके कमरे में आई। क्या हो रहा है? उसने आते ही बदतमीजी से उनके हाथ से किताब छीनी और खुद स्टडी टेबल पर चढ़कर बैठ गई। व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू? उनका इस्ताल में आना फितरी था। ओह गॉड, सारा दिन इस किस्म की बोर और खुश किताबें पढ़ पढ़ कर ही आप इस कदर बदमिजाज हो गए हैं। आप जैसे लोगों को जोक्स पढ़ने चाहिए। उसने अगाथा क्रिस्टी का नावल लापरवाही से रैक पर रखा। या फिर ऐसी किताबें जिन्हें पढ़कर आपके 9:15 बजाते चेहरे का टाइम दुरुस्त हो जाए। बिलीव मी, ग्लासेस लगाकर तो अंकल सरगम लगते हैं। वो हंसी और हाथ बढ़ाकर उनके ग्लासेस उतारने लगी। मैं रीडिंग कर रहा हूँ इस वक्त। आप प्लीज जाकर किसी और का दिमाग खाएं। और किसका? आपके अलावा भी कोई बददिमाग रहता है यहाँ पर? उसकी बात ने उनका चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो कुर्सी से उठकर वार्डरोब के सामने जा खड़े हुए। ज़रक, मैं बोर हो रही हूँ। उसके अंदाज पर उनका दिल चाहा कि उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दें। आपको मेरे साथ चेस या टेनिस खेलना होगा, वरना मैं यहाँ बैठी आपका दिमाग खाती रहूंगी। मुझे पीसी पर कुछ काम करना है। आप प्लीज। ये तो कोई नई बात नहीं। दिन के 24 में से 18 घंटे आप काम ही करते हैं। कायदे आजम के कॉल पर अमल करना अच्छी बात है, मगर इस तरह तो आप मिस्टर बुकरात बन जाएंगे। और पता है वो ऐसा था। उसने फोकल ग्लासेस नाक पर जमाकर बुरा सा मुंह बनाया तो उन्होंने रुख मोड़कर गाल पर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की थी। वैसे ज़रक, आप तो मुस्कुराते भी ऐसे छुप छुप कर हैं जैसे किसी से उधार मांगी हुई हो। इतने कंजूस क्यों हैं आप? और वो इसके सवाल का जवाब देने की बजाय किचन में चले आए थे। ओह गॉड, किस पत्थर से सर फोड़ रही हूँ। सच कहा है किसी ने, ये इश्क नहीं आसान। अपने सर पर रैकेट बजाते वो उछलकर टेबल से उतरी। किचन से खटपट की आवाज आ रही थी। मान उसे ख्याल आया कि भूख ना होने की वजह से वो दोपहर का खाना गोल कर चुके थे। अब पेट में चूहे टूर्नामेंट खेल रहे होंगे। दोपहर में कितना कहा कि लंच ले लें, चाहे थोड़ा सा ही, मगर जो गर्दन नफी में हिल जाए उसे इस बात में हिलाना मुमकिन है क्या? बड़बड़ाते हुए वो किचन में चली आई। जरिक 2 अंडे बाउल में फेंट रहे थे।
हटे, मैं बना देती हूँ। और हैरत अंगेज तौर पर वो फौरन हट गए थे। हुरैर हैरान सी होती अंडों में नमक और स्याह मिर्च मिक्स करने लगी। जर्क सुर्ख मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि वो खुद चटपटी चीजों की दीवानी थी। वैसे आप रेड चिली सुर्ख मिर्च बिल्कुल यूज नहीं करते और मिजाज आपका ग्रीन चिली जैसा है। उन पर कमेंट्स पास करना तो उसकी हॉबी थी। आप एक वक्त में एक काम नहीं कर सकती, वो रसानिये से बोले थे। बिल्कुल नहीं, ये इतनी लंबी जुबान अल्लाह मियाँ ने मुझे शो पीस के तौर पर थोड़ी दी है। इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ, आप तो गिन गिन कर बोलते हैं जैसे लफ्जों पर खर्च आता हो। लेकिन एक तरह से आप ठीक ही करते हैं, कम बोलकर, क्योंकि आप जैसे लोग जब भी बोलते हैं कफन फाड़ कर बोलते हैं। मैं आपको सुनते सुनते थक जाता हूँ, आप बोलते बोलते नहीं थकती। वो ब्रेड पर मायोनीज लगा रहे थे। वैसे जिरक, आपके माथे की शिकनें कुदरती हैं या आपने खुद डाली हैं? अंदाज बेहद संजीदा था। उन्होंने सर उठाकर इसे घूरा, मगर सुनहरी आंखों की बेतहाशा चमक ने उनको निगाह चुराने पर मजबूर कर दिया। स्याह टी शर्ट में वो आम दिनों की निस्बत ज्यादा ही खूबसूरत लगती थी। स्याह रंग कभी किसी पर इतना खूबसूरत नहीं लगा होगा, दिल ने चुपके से एतराफ किया था। एक तो आप हर बात माइंड कर जाते हैं। खैर छोड़िए, आज मैं आपको एक नई डिश खिलाऊंगी। सच में बहुत बड़ी जबरदस्त रेसिपी है। मैंने कल टीवी से नोट की है। वो उससे कहना चाहते थे कि तुम्हारे रेशमी स्कार्फ को आग पकड़ने के लिए बेताब है, इसीलिए इसे उतार दो, मगर कह ही ना सके। कल आपने फ्रीजर में क्या फजूल सी डिश बनाकर रखी थी, कुछ आता वाता है नहीं आपको, बेकार में रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। रियली, मैंने टेस्ट की तो मुझे वॉमिटिंग हो गई। बेहद तेजी का मुजाहिरा करते हुए वो कुकिंग रेंज के आसपास ही डोल रही थी, और फीके खानों का मजा आता भी क्या। इसी पल इसका स्कार्फ शाने से ढलका। आग के पहले शोले ने उसे पकड़ा तो उसे अंदाजा नहीं हो सका। हुरैर, तुम्हारा स्कार्फ! वो बेताबी से उठकर उसके सामने आए थे। डैड, डैड! पुष्ट पर आग के शोलों को देखकर वो शशदर रह गई और फिर बदहवासी से चिल्लाई। सेफ्टी पिन की वजह से उसका स्कार्फ उसके गले में अटक गया था, जिसे अलग करने की कोशिश में उसका हाथ भी जल गया था। मम्मा, मम्मा! वो घबराकर रोने लगी। जरक सरक से पलटे। रोते हुए उसने वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई थी, जब भी जरक सीढ़ियों से उतरे। हुरैर, अपना कंबल उन्होंने उसके पूरे वजूद पर डाल दिया। नीचे लेट जाओ। वो उनके बाजुओं में ही झूलकर बेहोश हो गई थी। उसका बायां शाना और कमर थोड़ी सी मुतासिर हुई थी। वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में ही रही थी। शारिक साहब को बेहद परेशान देखकर वो बारहा नदामत से दो-चार हुए थे, क्योंकि देख लेने के बावजूद उन्होंने उसे खबरदार नहीं किया था। वो तो थी ही बहुत लापरवाह और खलंडरी सी लड़की। खेल खेल में ही वो अपना नुकसान कर लेती थी, और अब भी वो बेखबरी में मारी गई थी। डैड, जरक ने मुझे बचा लिया। अगर ये ना होते तो मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मम्मा मेरी लापरवाही पर मुझे हमेशा डांटती थी। वहां पर वो तो साये की तरह मेरे साथ होती थी, और यहाँ मैं तनहा होती तो मैंने खौफ और दहशत से ही मर जाना था। डैड, थैंक गॉड के जरक वहां थे। आंखों में आंसू लिए वो बातें कितनी ही बार दोहरा चुकी थी, मगर एक बार भी ये नहीं जताया था कि वो इनके लिए ही कोई डिश बना रही थी। मामा को प्लीज मत बताइएगा, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। बेकार में? जब जिरक ने मुझे फोन पर बताया कि हुरैर हॉस्पिटलाइज है, मैं मीटिंग में मसरूफ था। इस वक्त मैं ये सुनकर इस कदर बौखलाया था कि मीटिंग अधूरी छोड़कर सीधा अस्पताल का रुख किया। सारे रास्ते में ये सोचता रहा कि शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह, मगर मुझे गुमान तक नहीं था कि तुम, बेटा, इस कदर लापरवाही। बस डैड, जो होना था वो तो हो चुका। वो मुस्कुराई। शुक्र कीजिए कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन डैड, मेरा इतना प्यारा स्कार्फ आगा जी सऊदीया से लाए थे मेरे लिए, मुझे बहुत अजीज था। क्या सारा ही जल गया? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। स्कार्फ की कीमत तुमसे ज्यादा नहीं थी बेटा। ऐसे स्कार्फ हजारों होंगे, मगर मेरी बेटी एक ही है। उन्होंने उसका सर अपने शानों से लगाकर सुनहरी बालों पर बोसा दिया, और वो अपनी तरफ मुतवज्जा जिरक आफरीदी को शरारत से मुंह चढ़ा गई। गॉड, किस कदर केयरलेस लड़की है। अभी इतने बड़े हादसे से दो चार हुई है। जिरक ने बेसाख्ता निगाहों का जाविया बदला था। वैसे डैड, मॉम ने कहा था तुम ब्लैक कलर ज्यादा मत पहना करो। बचपन ही से जब भी मैंने ब्लैक कलर पहना है नजर जरूर लगती है। इस रोज भी मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। डैड, जरूर मुझे किसी की नजर लगी है। उसके सरसरी से देखने पर वो फिर मुस्कुराई। वो बौखलाकर बाहर निकल गए। मत तंग किया करो मेरे डिसेंट बेटे को, मुझे मजा आता है उन्हें तंग करने में। वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी, और उसके अगले ही दिन उसके घर आने पर शारिक आफरीदी ने मुख्तसर से गेट टुगेदर का एहतमाम किया था। वो खासी पुरजोश थी उस रोज। गो के जख्म मुकम्मल तौर पर भरे नहीं थे, मगर वो बेड रेस्ट से आजिज आ चुकी थी, लिहाजा इंतजामात के लिए वो खुद ही पेश पेश थी। जिरक, आज मैं फिर ब्लैक कलर पहन रही हूँ, आप नजर तो नहीं लगाएंगे ना? वो वार्डरोब के पट खोले अपने कपड़े मुंतखब कर रहे थे जब उसने अंदर झांका। ब्लैक के साथ पर्पल नहीं, पिंक ज्यादा सूटेबल कौन सा लग रहा है? अब वो उनके बेड पर दोनों सूट डाले उनसे राय ले रही थी। आपकी मर्जी, आप जो भी पहने। हाँ, आप पर तो सब सूट करता है, यही कहना चाह रहे थे ना आप? आपकी खुशफहमी का मेरे पास कम अज कम कोई इलाज नहीं है। वो ऐश ग्रे थ्री पीस के साथ मैचिंग टाई ढूंढने लगे। उसे खुशफहमी नहीं, खुद आगाही कहते हैं जनाब। आप ख्वामखा मेरा टाइम वेस्ट क्यों करती हैं?
अहमक हूं ना, इसीलिए। वो चिढ़कर बाहर निकल गई। ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट और पर्पल ब्लाउज में वो बहुत सी निगाहों का बैक वक्त मरकज बनी हुई थी। अपने यूनिवर्सिटी फेलोज में वो इस कदर मकबूल थी। जरक को पहली बार उसकी दिल जीत लेने वाली खूबी का इदराक हुआ था। वो उनके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ही बहुत बेतकल्लुफी और मोहब्बत से पेश आती थी। उसकी फ्रेंड्स में लड़कियों की तादाद ही ज्यादा थी। 2-3 लड़के भी थे जिन्हें देखते ही उनकी मुहज्जिब और शाइस्ता शख्सियत का अंदाजा हो रहा था। जरिक जरक बात सुने। वो अपने बेडरूम में जाने का सोच रही थी, मान वो उनके पीछे लपकी। वो महज रुके ही थे, पलट कर नहीं देखा। ये मेरी फ्रेंड्स आपके साथ एक स्नैप बनवाना चाहती हैं, प्लीज। वो हाथ में कैमरा लिए खड़ी थी। सॉरी, वो बेरुखी से कहकर आगे बढ़ गए। उनकी फ्रेंड्स उन पर मुख्तलिफ कमेंट्स पास कर रही थीं, जबकि वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। सेमेस्टर की वजह से वो बहुत मसरूफ हो गई थी। जरक 15 दिनों के लिए ऑफिशियल टूर पर डलास गए हुए थे। इस तमाम अरसे में इन दोनों का बहुत कम सामना हुआ था। 15 सितंबर जरक आफरीदी की सालगिरह का दिन था। ये उसे शारिक साहब ने बताया था। आखिरी पेपर 2 दिन पहले हो गया था और अब वो रेस्ट पर थी। उसके ख्याल में उन्हें 13 तक आ जाना चाहिए था, मगर 15 की शाम तक भी नहीं आए थे। जरक से बात हुई है आपकी, कब तक आ रहे हैं वो? उसके लहजे की बेताबी ने शारिक साहब को चौंकाया था, मगर वो नजरअंदाज कर गए। 2 दिन तक उसका काम डिले हो गया है। ओह, उसे मायूसी हुई। कोई काम था तुम्हें उससे? आज 15 सितंबर है डैड, जरक का बर्थडे। मगर जरक ने कभी इस दिन को इम्पोर्टेंस नहीं दी। यही तो छोटी छोटी खुशियां हैं जिंदगी की, जिन्हें वो खुद पर हराम किए हुए हैं। इसीलिए तो खुश होना नहीं आता, क्योंकि उन्होंने खुश रहना सीखा नहीं डैड। तुम वाकई जरमीन की बेटी हो हुरैर। मोहब्बत बांटने का हुनर तुमने उसी से सीखा है। वो भी हमेशा मोहब्बत बांटती रही, कभी तलब नहीं की। उनका लहजा नम था। मगर मैं मामा से थोड़ी सी चेंज हूँ डैड। उनके शाने पर सर टिकाते हुए वो उनकी आंखों की नमी को अपने पूरों पर चुनती हुई बोली, मामा ने कभी बदले की तमन्ना नहीं की, मगर मैं मोहब्बत देने के बदले में लेने की आदी हूँ। मैं जानता हूँ यह गलत बात नहीं है हुरैर। डैड, मुझे जरक को विश करना है तो तुम उसे मैसेज कर दो। ओह माय गुडनेस, मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैसेज ही सेंड कर देती हूँ। वो सर हिलाने लगी। यूनिवर्सिटी कब ऑफ हो रही है तुम्हारी? चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद उन्होंने इसे देखा। नेक्स्ट वीक। वो मैसेज लिखने में मसरूफ थी। अच्छी बात है, कुछ दिनों के लिए शिकागो चलेंगे। तुम्हारी फूफो कई बार कॉल कर चुकी हैं। हाँ जरूर, मम्मा ने फूफो और बंटी बबली के गिफ्ट भी तो भिजवाए हैं, वो भी इन्हें देने हैं। तुमने जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है 1-2 दिन में कर लेना। उसके बाद मुझे 2 दिनों के लिए डलास जाना है, वापसी पर शिकागो चलेंगे। और मैं आपके बगैर तनहा रहूंगी आपके उस सड़ियल मिजाज बेटे के साथ? सड़ियल मिजाज? उन्हें हंसी आ गई। सिर्फ 2 दिन की तो बात है हुरैर, आपका जाना जरूरी है क्या? है तो, लेकिन अगर तुम अनईजी फील कर रही हो तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूंगा। दैट्स राइट। वैसे डैड, जरा अपनी मम्मी से मिलते नहीं है क्या? कभी कभार, बल्कि बहुत कम। फोन पर तो अक्सर बात होती रहती है। अमेरिका में तो मिलने के लिए बाकायदा वक्त निकालना पड़ता है, और वक्त दोनों के पास नहीं है। वैसे जरक है बोर पर्सनैलिटी। ऑफिस के बाद कमरे में घुसे रहते हैं, न कहीं आते जाते हैं, न किसी से मिलते मिलाते हैं। इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है डैड? उसकी आंखों में शरारत रक्सा थी। मेरा बेटा बहुत शरीफ है। उसकी बात पर महजूज हुए थे। तो क्या शरीफ लोग शादी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैंने तो उसे काफी बार कहा है। वो खुद ही ध्यान नहीं देता। वैसे भी ये खालिस्तान माओ का शोभा कहलाता है। अपने बेटे के लिए चांद सी बहू की तलाश तो सारिया मम्मी भी इन्हें नहीं कहती। वो जाने क्यों जानने पर मुसर थी। उनके ख्याल में उनके साथ कोई ट्रेजेडी तो जरूर हुई थी। किस्सा बेवफाई का था या मजबूरी का? आजकल वो इस असाइनमेंट पर काम कर रही थी। इस मकसद के लिए वो उनका कमरा भी घंगाल चुकी थी, और दर हकीकत तो उनकी स्टडी टेबल पर रखी ब्लू डायरी ने उसका जहन इस तरफ लगाया था। वो खासे बाज़ोक थे। वो भी शायराना ज़ोक रखती थी, मगर जरक आफरीदी के ज़ोक ने उसे उलझन में डाल दिया था, खुसूसन पहले सफ़े पर लिखे इस शेर ने। ना वास्ता था किसी शेर से, ना शायरी से था मैं आशना, तेरी याद ने तेरे दर्द ने मुझे शेर कहना सिखा दिया। अब ये किसकी याद थी या किसका दर्द वो सीने में लिए फिरते थे, उसे खोज लग गई थी। हेलो एंग्री मैन, गुड मॉर्निंग। पूरे 28 दिन बाद वो इन्हें गुड मॉर्निंग कह रही थी। वो किचन की खिड़की से लगे बाहर गिरती बर्फ पर निगाहें जमाए हुए थे। बेसाख्ता चौंक कर उसे देखने लगे। ब्लैक प्रिंटेड कमीज और सफेद ट्राउजर में वो इस कदर जाज़बे नजर लग रही थी कि वो चंद लम्हे नादानिस्तगी में उसकी सिम देखते रहे। जब से वो पाकिस्तान से यहाँ आई थी मगरबी लिबास ही पहनती थी। आज पहली बार उसने मशरकी लिबास पहना था। मुसीबत फिर नाजिल हो गई। यही सोच रहे हैं ना आप? फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए वो खुशगवारी से कह रही थी। वैसे तो शिकागो की भी अलग ही बात है, मगर अपनी स्टडीज की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। गो के मूड बिल्कुल नहीं था। वहाँ बबली बंटी और पुप्पो के साथ बहुत इंजॉय किया मैंने, लेकिन मेरी इंजॉयमेंट से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है भला? मगर मेरा दिल चाह रहा है आपसे बातें करने को। एक्चुअली पाकिस्तान में हुसैन और हैदर थे ना मेरी बकवास याद सुनने के लिए। मैं सारा दिन उनके कान खाती थी, और वो मेरे सामने हाथ बांधा करते थे कि कभी हमारी भी सुन लिया करो। और कल हैदर कह रहा था कि वो मेरी बकवास सुनने के लिए तरस गया है। वहाँ मुझे सब बहुत मिस कर रहे हैं। मिस तो मैं भी कर रही हूँ। एनीवे, आप प्लीज ये प्याज तो काट दें, मुझे ऑमलेट बनाना है।
उसकी सारी बातें उन्होंने जाने तो वजह से सुनी थी या नहीं, लेकिन आखिरी बात उन्हें घूरने पर मजबूर कर गई। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे कुक रह चुके हैं, ये मुझे डैड ने बताया है। आप अच्छे थे या बुरे ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरा टेस्ट बहुत चेंज है, लेकिन आप प्याज बहुत अच्छा काटते हैं, ये मैं आपकी एक्टिविटी देखने के बाद मानूंगी। चलें अब घूरना बंद कर दें और प्याज काटनी शुरू करें, आपका टाइम शुरू होता है अब। वो वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगी। तिरक ने हाथ में थामा मग स्लैब पर रखा और खुद बाहर की तरफ बढ़े तो वो चिल्लाई, उफ कितने बेमुरव्वत हैं, एक जरा सा काम नहीं कर सकते मेरा। कैथी आ जाती थी तो मैं रोज उससे प्याज कटवा लेती थी, मगर आज तो वो आएगी ही नहीं। प्लीज काट देना, मेरे हाथों में जलन होने लगती है। मगर वो उसकी दुहाई सुने बगैर बाहर निकल गए। मतलबी, चलो भाई हुरैर बेटा, खुद ही मुश्किल सितम करो अपनी उंगलियों पर। दफ्तन डोर बेल बजी तो उसकी बड़बड़ाहट रुक गई। खोलते रहे खुद ही मेरी बुला से। वो यकीनन अपने कमरे में चले गए थे जो सेकंड फ्लोर पर था। उसके लिए तीसरी बेल पर उसे उठना पड़ा। बेल बजाने का बहुत शौक है या हमारी बेल की साउंड फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे? अब जल्दी से बकवास कीजिए कि क्या तकलीफ है। मेरा एग वहाँ कोंडालेजा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। प्लीज जो भी बकना है बकें। दरवाजे पर इस अमेरिकी नौजवान को देखकर वो बदतहजीबी का मुजाहिरा कर गई, क्योंकि इसे कौन सी उर्दू समझ आती। हेलो मैम, उसने दांत निकाले। हाय अंकल, प्लीज जल्दी बताएं। उसको ऑमलेट जलने की बू आने लगी थी। जिये घर पर है तो उन्हें बता दें कि मारूनी आया है। कौन जिये? यहाँ कोई जिये नहीं रहते, खामखा में टाइम वेस्ट कर दिया। दरवाजा जोर से बंद करके वो पलटी तो जरक से टकराते टकराते बची। कौन है? जो भी था मेरा रिश्तेदार हरगिज नहीं था। वैसे लग तो इंसान ही रहा था। खलाई मखलूक तो आपके होते हुए यहाँ आने से रही। उसका मूड सख्त ऑफ लग रहा था। तुम? वो बाहर की तरफ लपके और उनके तुम कहने पर वो वहीं स्टैचू हो गई। मगर किचन से उठते धुएं को देखकर उसे दौड़ लगानी पड़ी। उसकी क्लास फेलो और फ्रेंड जोनारा की मंगनी का फंक्शन था। गिफ्ट तो वो कल मार्था के साथ जाकर ले आई थी, मगर जाने का मसला था। उनका घर मुस्लिम कम्युनिटी में था, जो कि उसके घर से आधे घंटे के फासले पर था। संडे की वजह से आज जरा घर पर ही थे। शारिक साहब अलबत्ता किसी सेमिनार में शमूलियत की घर से शाम 4 बजे ही चले गए थे। उन्हें तो उसने मुतमईन कर दिया था कि मार्था उसे पिक कर लेगी, मगर मार्था ने कुछ देर पहले ही उसे फोन किया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। पिंक लॉन्ग शर्ट और स्काई ब्लू बेल्ट बॉटम में वो आम दिनों की निस्बत बहुत मुनफरिद लग रही थी, क्योंकि इसे यकीन था कि वह ज़िरक सफा चट इनकार कर देंगे, मगर फिर भी ढीठ बनी पूछने आ गई, ज़िरक मुझे जोनारा के घर जाना है, आप ड्रॉप कर देंगे? वो पीसी पर मसरूफ थे। इस पर सरसरी सी निगाह उड़ाकर उन्होंने नफी में सर हिला दिया। सॉरी, मैं इस वक्त बिजी हूँ। प्लीज ज़िरक, ये काम आप आकर कर लीजिएगा। उसने आगे बढ़कर कीबोर्ड पर रखे उसके सर्द हाथ पर अपना हाथ रखा तो उन्हें जैसे बरकी रूह ने छू लिया। तेजी से अपना हाथ उठाते हुए वो कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरने लगे। जब मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो निकाल लेना वक्त। 8 बज रहे हैं, वहाँ सब फ्रेंड्स आ चुके होंगे। प्लीज। वो चलना में यूं ही बैठे रहे, फिर जाने क्या सोचकर उठ गए। चलो सच, ज़िरक अब मान गए। वो बेतहाशा खुश हुई थी। ज़िरक दरवाजा खोलकर पोर्च की तरफ बढ़े तो वो भी गिफ्ट संभालते हुए उनके पीछे लपकी और गाड़ी में बैठते ही उसने कैथी को आते देखा। हेलो हैरी आंटी, वो मुस्कुराते हुए पोर्च में ही चली आई। हाय बेबी, कैसी हो? उसे देखकर हुरैर ने गिफ्ट डैशबोर्ड पर रखा और नीचे उतर आई। फैंटास्टिक, आप अंकल के साथ कहीं जा रही हैं? हाँ, तुम्हें काम था कोई? वो जल्दी से बोली। मुबादा अंकल का मिजाज ना खराब हो जाए, मुझे ये पेंटिंग बनवानी थी। उसने चार्ट लहराया। सुबह बना दूंगी, बल्कि यूं करो यहीं छोड़ जाओ, मैं रात को बना दूंगी। जी ठीक है, मैं सुबह स्कूल जाते हुए ले लूंगी आपसे। गुड बाय। गुड बाय। उसका चार्ट और कलर्स वगैरह लाउंज में रखकर वो तेज तेज चलती गाड़ी में आकर बैठ गई। ये कहती थी, माई लिटिल फ्रेंड। वो कुछ और भी कहने लगी थी, मगर ज़िरक का लाताल्लुक सा अंदाज देखकर वो खामोश हो गई। फिर 30 मिनट तक उसने घर का नंबर बताने के अलावा उससे कोई बात नहीं की। थैंक यू ज़िरक, थैंक यू सो मच। गाड़ी रुक गई थी। उसने गिफ्ट उठाते हुए उनका वजीह मगर बेतासुर चेहरा देखा और फिर जाने क्या मन में समाई कि उनके डार्क ब्राउन जमे जमाए बाल बिगाड़ती हुई नीचे उतर गई। मार्था और जोबिया सामने ही खड़ी थी। उनके पास पहुंचने तक वो उनकी हैरान निगाहें खुद पर महसूस करती रही थी। लॉन्ड्री से ज़िरक के तमाम कपड़े धुलकर आ गए। उन्हें वार्डरोब में लटकाते हुए वो दिल में इनकी पसंद को सराह रही थी। वो हर मामले में बहुत सिलेक्टेड थे। कमरे की कलर स्कीम से लेकर कोने में रखे शो रैक तक हर शय उनकी आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। दराज में उनके मोजे और टाई रखने की गर्ज से उसने निचली दराज खोली तो उसमें मुख्तलिफ कागजात के साथ रखे एक मिसयू वाले कार्ड ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची थी। उसे उनके पर्सनल्स में घुसने की आदत सी हो गई थी। कार्ड उठाकर भी उसने वार्डरोब का पट बंद ही किया था कि अपने पीछे ज़िरक आफरीदी की मौजूदगी को महसूस करके वो गड़बड़ा गई। क्या कर रही हैं आप? वो दृष्टि से पूछ रहे थे। वो मैं ये उससे कोई बात ना बन पड़ी। मैंने कुछ पूछा है आपसे। वो
काम मैं खुद कर सकता हूँ, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अभी आई हैं और मैं पिछले 18 सालों से हर काम खुद करने का आदी हूँ। क्या जताना चाहती हैं आप मुझ पर? बहुत शौक है आपको रिश्तेदारी निभाने का? तो मैडम, मुझे ना तो किसी रिश्ते की ज़रूरत है, ना चाहत की। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आपकी मनमानियाँ। मैं खामोश रहता हूँ तो सिर्फ डैड की वजह से। मैं हमेशा तन्हा रहा हूँ, मुझे अपनी तन्हाई से इश्क है। मैं किसी की भी अपनी ज़ात में इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता। आप यहाँ सिर्फ डैड की वजह से हैं। जितने दिन रहना है रहें, मगर ज़रक आफरीदी को बदलने की अहमकाना कोशिश मत करें। मुझे बदलना होता तो मैं कब का बदल चुका होता। आपकी आमद का मुंतज़िर नहीं रहता। उसे शिकायत रहती थी कि ज़रक बहुत कम बोलते हैं, मगर आज उन्होंने सारे हिसाब बेबाक कर दिए थे। उसकी हैरान आंखों में झांकते हुए वो सख्त लहजे में कह रहे थे। अपने लड़ते लबों को छुपाने की कोशिश में उसने अपना हाथ होंठों पर रख लिया था। मुझे ना किसी की मोहब्बत की ज़रूरत है, ना झूठी हमदर्दियों की। और हमदर्दी कैसी, क्या नहीं है मेरे पास? किस चीज़ की कमी है मेरी ज़िंदगी में? हाँ हाँ, तरस आता है मुझे आप पर, आपकी तन्हाइयों की मारी ज़िंदगी पर, इस ज़िंदगी पर जिसमें किसी खुशी का दखल है, ना किसी भूली भटकी मुस्कुराहट का। क्या है आपके पास ज़रक आफरीदी? क्या मोहब्बत है आपके पास? रिश्ते हैं। ज़िंदगी खुद से शुरू होकर खुद पर ख़त्म नहीं होती। इसे रिश्तों के लिए जीना पड़ता है, मोहब्बतों के लिए जीना पड़ता है। वो रोते हुए चिल्लाई थी। आप क्या समझते हैं, आप मोहब्बतों के बगैर जी लेंगे? आप नफ़रतों के सहारे उम्र गुजार लेंगे? नहीं ज़रक आफरीदी, नहीं। ज़िंदगी में मोहब्बतों का एहसास ना हो तो ज़िंदगी गुजरती नहीं, आपको गुजारती है। आपकी ज़िंदगी भी आपको गुजार रही है, आप उसे नहीं गुजार रहे। आपकी मम्मी ने अपनी नाकाम ज़िंदगी का बदला लेने के लिए आपको चुना। ज़रमीन आफरीदी का क्या बिगड़ा? मोहब्बतें और रिश्ते आज भी उसी के पास हैं, मगर आपकी मम्मी ने उसका इंतकाम आपसे लिया। आपको दुनिया में मोहब्बतों, रिश्तों, वफ़ाओं और चाहतों के होते हुए भी तन्हा कर दिया। तही दामन तो आप हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। आपने नफ़रत को दिल में परवान चढ़ाकर सारी मोहब्बतें खो दी। मगर क्या ऐसी तन्हाइयाँ, वीरानियाँ, उदासियाँ और बेचैनियाँ सारिया माइकल की ज़िंदगी में भी हैं, जैसी उन्होंने आपके नसीब में लिख दी? बहुत मोहब्बत है आपको अपनी माँ से, मगर उन्होंने अपनी ममता का सौदा क्यों कर लिया? इसीलिए ना कि ना उन्हें आपसे गर्ज थी और ना इस घर से। डैड ने मजबूरी का तोग ज़मीन की सूरत में पहना था, तो आप तो उसका सगा खून थे। वो आपको क्यों छोड़ गईं? डैड की गलती की सज़ा आपको क्यों दे के गईं? आपसे माँ का रिश्ता क्यों छीन लिया? ज़रमीन तो सुतीली माँ थी, मगर सारिया तो सगी माँ थी ना आपकी। वो हमेशा आपको हमारे खिलाफ भड़काती रहीं। आप उनकी आंखों से देखते हैं, उनके कानों से सुनते हैं, मगर ज़रक कभी खुद से ये सवाल भी किया है आपने कि ये इस कदर तन्हा, उदास और वीरान ज़िंदगी किसके सबब से है? ज़रमीन की खताएं आपको याद हैं और सारिया की आपने फरामोश कर दी। माँ ऐसी होती हैं क्या? अपनी खुशी के लिए उन्होंने आपके हिस्से की खुशियाँ छीन ली, अपने लबों पर मुस्कुराहट लाकर आपको मुस्कुराना भुला दिया। मेरी माँ को खुदगर्ज कहते हैं आप लोग, और खुदगर्जी होती क्या है, इसका इल्म है आपको? खुदगर्ज तो सारिया महबूब थी, जो सारिया माइकल बनने की ख्वाहिश में आपको बीच में धार में छोड़ गई। डैड आपके सगे बाप नहीं थे, फिर वो क्यों आपको इनके पास छोड़ गई? और मुझे बताएं कि सुतेले तो डैड भी थे, मगर उन्होंने सगे बाप से बढ़कर मोहब्बत दी आपको। आपकी मुकम्मल ज़िंदगी की चंद खुशियों के लिए उन्होंने खुद को अधूरा कर दिया। और मेरी माँ, जिन्होंने सिर्फ इसलिए 18 सालों तक मेरे डैड को पलट कर नहीं पुकारा कि कहीं आपके और उनके रिश्ते के बीच में दरार ना आ जाए। मैं उनका सगा खून, उसे भी उन्होंने आपकी वजह से बरसों खुद से दूर रखा। मगर मेरी माँ ने कभी डैड पर यह नहीं जताया कि सगी माँ को छोड़कर सुतेले की खुशियों की फिक्र है उनको। ये ममता होती है ज़रक। आप सिर्फ उसी इसलिए नफरत करते हैं ना कि मैं ज़रमीन आफरीदी की बेटी हूँ, जिसने आपके आशियाँ को उजाड़ा। तो एक पल के लिए दिल से सोचिएगा ज़रूर कि खता किसकी थी, सज़ा किसको मिली। रवानी से बहते हुए आंसू आसीन से रगड़ते हुए वो वहाँ से भागने वाले अंदाज में गई थी। ज़रक आफरीदी कमरे के वस्त में हैरान और शशदर खड़े रह गए थे। ख्वाब है, ख्वाहिश है, वहमा है ज़िंदगी, एक अजब हादसा है ज़िंदगी। आज तक ये मसला सुलझा नहीं। मैं खफा हूँ कि खफा है ज़िंदगी। नुरैर आफरीदी को उनके कमरे से गए 12 घंटे गुजर चुके थे और वो अभी तक हैरतों की जद में थे। क्या हकीकत वो थी जो हुरैर ने बताई थी, या वो जिसे वो इस उम्र से सुनते आ रहे थे जब उन्हें नफरत का मफहूम भी नहीं आता था? उनकी 28-29 साल जिंदगी खुली किताब की तरह उनके सामने पड़ी थी, बेरंग, सपाट और वीरान। सच कहा था हुरैर ने, कोई खुशी उनकी ज़ात से वाबस्ता नहीं थी। मशीनी अंदाज में उनके शामो सहर गुजरते थे, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अब ऑफिस। ऐसा नहीं था कि उनके पास मोहब्बतें नहीं थी, रिश्ते नहीं थे, सब कुछ था उनके पास। नहीं था तो महसूस करने वाला दिल। वो बचपन ही से अपनी ज़ात में तन्हा जिए थे। मम्मा जब पास थी तब भी वो गवर्नेंस की आगोश में दुबके रहते, और जब वो दूर हुई तो उन्होंने इस खुशफहमी को भी मन से निकाल दिया था कि उनकी मम्मी उनके पास आकर स्कूल में गुजारे दिन की रोदात सुनेंगी या उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। डैड इससे मोहब्बत तो करते थे, मगर इन दिनों उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, इसलिए इनके पास वक्त महदूद था। और जब ज़रमीन आफरीदी डैड की ज़िंदगी में आई तो उन्होंने मम्मा को एक नए रूप में देखा था। वो हर वक्त डैड से लड़ती झगड़ती, चीखती चिल्लाती, घर की चीज़ें उठाकर इधर उधर पटकती और वो हरासा नज़रों से उन्हें तकते रहते।
और फिर उन्होंने उनके नन्हे से जहन में इस कदर नफरत भर दी कि वो ज़रमीन आफरीदी के नाम तक से नफरत करने लगे थे। उसकी वजह से उनकी पुरसकून और हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी वीरानियों और तन्हाइयों की नज़र हो गई थी। फिर वो डैड को छोड़कर चली गई थी। शारिक साहब बहुत बहुत अपसेट थे इन दिनों। चंद दिनों बाद उन्होंने एक औरत को अपने घर आते देखा। वो शारिक साहब के साथ आई थी। भरे भरे जिस्म और नाजुक नकूश वाली वो औरत मुसलसल मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उनकी गोद में मौजूद वो छोटी सी बारबी डॉल, जिसे बोलना भी नहीं आता था, यूं ही खिलखिला रही थी और शारिक साहब की उंगलियों को थामे वो बेहद खूबसूरत गबलू से बचे। वो इस वक्त अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे। किताब से नजरें उठाकर उन्होंने इन सबको देखा तो चौंक गए। ये ज़रक है मेरा बेटा, उन्होंने अपने साथ खड़ी इस औरत से कहा। और ज़रक, ये ज़रमीन आफरीदी है ना? वो किताबें बंद करके खड़े हुए थे। तुम्हारी मम्मा है ये मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा वो हैं। उन्होंने लाउंज में लगे इस कद आदम पोर्ट्रेट की तरफ इशारा किया। आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये इनका भी घर है बेटा, ये अब हमारे साथ रहेंगे। हैदर, हुसनैन और गलत, बिल्कुल गलत, ये इनका नहीं, सिर्फ हमारा घर है डैड, मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। ये बहुत ख़राब हैं, उन्होंने मम्मा को बहुत रुलाया है, उनकी वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। आप जाएं यहाँ से, नहीं है ये आपका घर। ज़रक माई सन, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? शारिक साहब उनका रवैया देखकर हैरान रह गए थे। डैड प्लीज़, ज़रमीन आफरीदी अच्छी नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? तुम्हें किसने कहा है ये सब? मम्मी ने। वो कहती हैं उन्होंने जानबूझकर हमारा घर तोड़ा, ये बहुत सेल्फिश। ज़रक, बहुत हो गया, अब जाओ अपने कमरे में, उन्होंने दृष्टि से कहा तो वो अपनी किताबें समेटकर तन-फन करते अपने बेडरूम में चले गए थे। ज़रमीन इस घर में 3 माह भी मुश्किल रही थी। ज़रक ने कभी उनसे सीधे मुंह बात ना की, हालांकि वो उनके आगे पीछे फिरती थी, उनकी पसंद की डिशेस पकाती थी। इन 3 माह में उन्होंने ज़रमीन को इतना जिद किया था कि 2 दफ़ा तो शारिक साहब का हाथ उठते उठते रह गया था और उनकी नफरत मजीद गहरी हो गई थी। गो के वाकर में इधर उधर घूमती वो गुलाबी सी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों वाली गुबलू सी गुड़िया इन्हें अच्छी भी लगती थी, मगर वो इसे सिर्फ इस वक्त प्यार करते जब ज़रमीन कहीं मसरूफ होती। फिर शारिक साहब की वालदा के इंतकाल की वजह से वो लोग पाकिस्तान गए तो ये 15 दिन शारिक साहब के दोस्त के घर पर रुके थे। हालांकि उन्होंने उन्हें साथ लेकर जाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो फितरी तौर पर बहुत कम गो थे। क्लास फेलो से वो ज़रूरतन बात कर लेते थे, मगर उनका कोई भी दोस्त नहीं था और फिर वो अपनी तन्हाई में इस कदर गुम हुए कि उन्हें लोगों से उलझन होने लगी। यूनिवर्सिटी में वो हार्ट स्टोन के नाम से मशहूर थे। ज़रक से बहुत कम लोगों की वाकफियत थी। चंद लोग इन्हें जिये भी कहते थे। यूनिवर्सिटी में एक मैक्सिकन क्लास फेलो उनकी खातिर खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी थी, मगर उन्हें उनकी मोहब्बत ढोंग लगती थी। शायद वो मोहब्बत करना जानते ही नहीं थे। उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए भी इसके मकीनों से बहुत अलग थलग और लाताल्लुक ज़िंदगी गुजारी थी, सिर्फ खुद को ये बावर कराने के लिए कि इंसान मोहब्बत और रिश्तों के बगैर भी खुश रह सकता है। वो अपनी ज़ात तक महदूद हो गए थे। वो अपनी दांस में अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन और शाद थे, मगर आज एकदम से हुरैर आफरीदी उनकी ज़िंदगी को बेनकाब कर गई थी, जिसमें सिवाय महरूमी और नाकामियों के कुछ भी नहीं था। वो इस कदर तहीदामा और खाली हाथ हैं, उन्हें पहली बार अदराक हुआ था। ये उनकी ज़िंदगी की पहली रात थी जिसमें वो एक पल भी सो ना सके थे। सुबह 5 बजे के करीब उनकी आंख लगी थी, मगर फिर भी वो 7 बजे तक उठ गए थे। एक्सरसाइज की गर्ज से वो सीढ़ियाँ उतरे तो हुरैर जो जॉगिंग के लिए निकल रही थी, आज उसने इन्हें गुड मॉर्निंग कहा था और उनके लिए टेबल पर कॉफ़ी रखी थी। कितने दिनों बाद उन्होंने खुद ही कॉफ़ी बनाई थी। जॉगिंग से वापसी पर भी उन्होंने निहायत लाताल्लुकी से अंदाज से नाश्ता तैयार किया और खुद चंद लुकमे जहर मार करके शारिक साहब को उठाते हुए यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। वो लाशऊरी तौर पर उसका लाताल्लुक अंदाज नोटिस करते रहे थे। पूरा दिन गुजर गया था और उसने इनसे बिल्कुल बात नहीं की थी, बल्कि शारिक साहब के पास भी वो कुछ ही देर बैठी थी और फिर सर दर्द का बहाना करके सोने के लिए चली गई। और ये सिर्फ एक दिन की नाराज़ी नहीं थी, अगला पूरा महीना यूं ही गुजरा था। शारिक साहब उसकी खामोशी महसूस करके बारहा वजह पूछ चुके थे और वो हर बार उन्हें टाल देती। इन्हीं दिनों शारिक साहब ने उन्हें बताया था कि उनके पाकिस्तानी दोस्त उस्मान अब्बासी अपने बेटे के लिए उसका प्रपोजल लाने वाले हैं। कामरान अब्बासी उन्हीं के ऑफिस में जॉब करता था, इसलिए वो उनसे कामरान के बारे में राय तलब कर रहे थे। अच्छा लड़का है कामरान, बहुत जीनियस है। और डैड प्लीज़, आप बेकार में परेशान मत हों। अगले 3-4 सालों तक ना मुझे कोई एंगेजमेंट करनी है ना मैरिज। फिलहाल मैं सिर्फ अपना करियर बनाना चाहती हूँ। उन्हें कॉफ़ी सर्व करते हुए वो ज़रक की बात काट गई थी। ज़रक के लिए कॉफ़ी नहीं बनाई तुमने? नहीं, जो लोग अपना काम खुद कर सकते हैं उनके लिए जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए वो मैगजीन फैलाकर उसमें गुम हो गई थी। क्या तुम दोनों नाराज़ हो आपस में? वह ज़रक की तरफ देखने लगे। नाराज़गी वहाँ होती है डैड जहाँ अपनायत हो। उसके जवाब ने ज़रक को चौंका दिया था। ज़रक बेटा, तुम बताओ, ये आपसे क्या कहेंगे डैड, जबकि इनको ना किसी की नाराज़गी का पता है और ना मनाने का। महरूमियों के सताए हुए खुदतरसी का शिकार शख्स हैं ये, जिन्हें खालिस मोहब्बतें भी मसनूई और बनावट लगती हैं। हुरैर प्लीज़, उन्हें टोकना पड़ा। मैं गलत नहीं कह रही हूँ डैड, अपनी ज़ात के गिर्द ऊंची दीवारें बना लेने से अपनी शख्सियत में ही हबस और घुटन का शिकार हो जाती है। नफरत के बगैर उम्र गुजर जाती है, मगर उसके सहारे नहीं। सिर्फ यही बताना चाहा था ना मैंने इन्हें कि मोहब्बत दिल में जन्म लेती है और रिश्ते दिल से बनते हैं, मगर इन्हें तो हर मोहब्बत मसनूई और हर रिश्ता बनावट लगता है। मेरा इनसे कोई रिश्ता है या नहीं, मगर इनसे ताल्लुक़ रखना भी नहीं चाहती। सिर्फ चंद महीने हैं डैड,
उसके बाद मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी हमेशा के लिए। ये तन्हाइयों के आदी हैं, इन्हें तन्हा ही रहने दें। मैगजीन टेबल पर फेंक कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जरक की निगाहों ने उसका ताक़ुब किया था और उनका शारिक साहब ने। जरक, मुझे लगता है कोई सीरियस बात हो गई है तुम दोनों के बीच। वरना हुरैर तो बहुत सॉफ्ट नेचर रखती है, ये तो नाराज़ होने वाली बातों पर भी नाराज़ नहीं होती। कुछ खास नहीं डैड, बस वो आप न्यूज़ देखें, मुझे कुछ काम है। अपने कमरे में आकर भी उनका इज़्तिराब दूर नहीं हुआ था। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर उन्होंने सर बैग से टिका लिया था। उन्हें बाकी किसी की नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर फिर भी वो गुज़श्ता कई दिनों से बहुत मुस्तरिब और बेचैन थे। उन्हें इस इज़्तिराब की कोई वजह समझ नहीं आई थी। उन्होंने अपना ध्यान बटाने की हर मुमकिन कोशिश की और अभी कुछ देर पहले ही इन्हें अपनी बेचैनी की वजह समझ आ गई थी। जाने अनजाने में वो खुद भी हुरैर आफरीदी की बेतुकी बातों, बचकाना ज़िद्दों और शरारतों के आदी हो गए थे। बेशक वो उसे नापसंद करते थे, मगर फिर भी वो उसके वजूद के आदी हो गए थे। इस इतराफ़ ने उन्हें बहुत मायूस किया था। बेचैनी का बेताबी का एक अनजाना सा सदमा है। महसूस इसे करके देखो, हर साल यहाँ एक सदमा है। उनकी झूलती हुई चेयर बेसाख्ता रुकी थी। दर्द में डूबी हुई मुगनिया की आवाज़ ने उनकी तवज्जो फौरन खींची थी। उसको जितना समझो कम है। जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है। ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है। जीवन सुख दुख का संगम है। वो जिस वक्त खिड़की तक आए, आवाज़ बंद हो चुकी थी। इन्हें म्यूजिक में दिलचस्पी नहीं थी, मगर इनका दिल बेसाख्ता इस गाने को दोबारा सुनने को चाहा था। अगले चंद दिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो बहुत मसरूफ़ रहे थे। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मेगा प्रोजेक्ट मिला था। ये शायद उनकी अब तक की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वो इस कदर टची हो रहे थे कि अपने काम के लिए आराम भी सिर्फ चंद घंटों का करते। हुरैर भी फाइनल सेमेस्टर में उलझी हुई थी। बहुत से दिन खामोशी से उनके दरमियान सिरक गए थे। इस रोज़ वो ओपनिंग के सिलसिले में बिजी थी जब उन्होंने हुरैर को ट्रैवलिंग बैग्स में सीढ़ियाँ उतरते देखा। वो चौंकना नहीं चाहते थे, मगर चौंक गए। सेल पर नंबर मिलाती उंगलियाँ वहीं साकित हुई थीं। हुरैर ने पलट कर उन्हें देखा और फिर कुछ सोचकर उन तक चली आई। ज़रक, इन चंद हफ्तों में मैंने आपसे अपनी खुदसाख्ता नाराज़गी के बारे में बहुत सोचा। मैंने कहा था ना, नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ अपनायत हो। ये अपनायत मेरे मन में तो थी, मगर जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे जहन में आपका इमेज बहुत मुख्तलिफ था। मैं आपको गुसीला, बदमिजाज और आउटस्पोकन शख्स ख्याल करती थी, क्योंकि मम्मा और डैड ने मुझे जो भी बताया उससे आपका यही इमेज बनता था। मगर आपसे मिलकर, आपको जानकर मालूम हुआ कि आप इस इंसान से बहुत मुख्तलिफ हैं जो आप दिखाई देते हैं। हकीकतन तो आप बहुत सॉफ्ट नेचर और कूल माइंडेड हैं। आप मेरी अक्सर बदतमीजियाँ और शरारतें सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं करते थे कि मैं डैड की बेटी हूँ, बल्कि आपकी नेचर ही ऐसी है। इन दो सालों में मैं इतना तो जान गई हूँ आपको, मुझे आपसे कभी कोई ज़ाती परखाश नहीं रही। मम्मा ने मुझे आपके बारे में बताते हुए कहा था कि ज़रक आफरीदी को मोहब्बतों की कदर करनी नहीं आती, उसे रिश्ते पसंद नहीं आते। तुम उसे ये एहसास ज़रूर दिलाना कि ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर मुश्किल होती है और रिश्तों के बगैर मुश्किल तरीन, और मोहब्बत फ़कत सगे रिश्तों से मनसूब नहीं होती, उसका ताल्लुक दिल से होता है। मैं आपको सिर्फ ये बावर करवाना चाहती थी ज़रक के दूसरा तब आपकी कदर करता है जब आप इनको अपने होने का एहसास दिलाएं। मैं ये सब आपसे किसी बदले के लिए नहीं करती, ना ये आप पर एहसान था। मुझे तो सिर्फ 2 साल हुए हैं स्टेट आए, और आप 27-28 साल से अपना हर काम खुद करने के आदी होंगे। मैं ये मानती थी ज़रक, मगर मुझे ये सब अच्छा लगता था और मैं इसलिए करती थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ अपनायत या मोहब्बत थी, मगर आप इसे जाने क्या समझे। बदगुमानियाँ रिश्तों की खूबसूरती को गहना देती हैं। उसकी तवील बात उन्होंने सामने दीवार पर आवेजा उसके पोर्ट्रेट को तकते हुए सुनी थी। 6 माह पहले डैड ने सारिया महमूद का पोर्ट्रेट यहाँ से हटाकर हुरैर आफरीदी का लगा दिया था। वो खूबसूरत थी, मगर इस तस्वीर में खूबसूरत तरीन लग रही थी। आपको मुझसे नफरत है या जो भी है, मगर मैं अपनी तमाम तर बदतमीजियों और खताओं के लिए सॉरी कहती हूँ। मैं फ़िलहाल शिकागो जा रही हूँ, वहाँ से पाकिस्तान हमेशा के लिए। खुदा हाफिज़। बेरद्द जुमले अदा करते हुए वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। ज़रक अपनी जगह से हिले नहीं थे। हुरैर आफरीदी यहाँ से हमेशा के लिए चली गई थी। उन्हें इस बात ने खुशी दी थी या उदासी, उन्हें फौरी तौर पर समझ नहीं आया था। और जब शाम को शारिक साहब ने उसके मुतालिक इस्तफसार किया तो वह बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। डैड, वो आपको इन्फॉर्म करके नहीं। ज़रक अपनी जगह से हिले नहीं थे। हुरैर आफरीदी यहाँ से हमेशा के लिए चली गई थी। उन्हें इस बात ने खुशी दी थी या उदासी, ने फौरी तौर पर समझ नहीं आया। और जब शाम को शारिक साहब ने उसके मुतालिक इस्तफसार किया तो वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। डैड, वो आपको इन्फॉर्म करके नहीं गई। कौन? हुरैर कहीं गई है वो? उन्होंने टाई ढीली की और सोफे पर दराज हो गए। वो तो शिकागो चली गई है। शिकागो? वो सीधे हुए। वो शिकागो किसके पास गई है? फुप्पो के पास। मगर मायरा तो परसों कनाडा चली गई है, उसके देवर की शादी है। उसने आपको बताया नहीं कि वो शिकागो जा रही है? नहीं, मुझसे तो उसने कोई बात नहीं की। हाँ, रात को ब्लैंक चेक ज़रूर लिया था मुझसे। वो यूँ अचानक कैसे जा सकती है? क्या फिर तुम दोनों का? नो डैड, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो खुद हैरान रह गया उसे यूँ अचानक जाते देखकर। उसका इरादा वहाँ से पाकिस्तान फ्लाई कर जाने का है।
पाकिस्तान? ओह, ये अचानक क्या हो गया हो उस बेवकूफ़ लड़की को। वो सचमुच बहुत परेशान हो गए थे। वो शिकागो के सही रास्तों तक से लाइलम थे और सेल पर उसका नंबर डायल करते वो ज़रक को भी मुस्तरब कर गए। सेल भी ऑफ किया हुआ है। कब निकली है वो? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से गई हुई है वो, और तुम मुझे अब बता रहे हो? मुझे इल्म नहीं था कि उसने आपको अपने जाने के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। उसके किसी फ्रेंड वगैरह को जानते हो तुम? मैं कैसे? आप डैनियल से इन्फॉर्मेशन ले लें जिसके स्टोर पर वो जॉब करती थी। शायद। हाँ, उसी के पास जाता हूँ। तुम प्लीज़ उसके बेडरूम की तलाशी तो ले लो। शायद वो अपने यूँ अचानक जाने की वजह कहीं लिख कर रख गई हो। वो कहते हुए बाहर निकले तो वो उसके बेडरूम में चले आए। उसके बेडरूम को देखकर यूं लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं था। उस हंगामा खेज लड़की के कमरे में इतनी सफाई और नफासत थी कि वो सराहे बगैर ना रह सके। वो 15-20 मिनट की तलाशी के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगा था। बेड का फोम उन्होंने यूं ही उठाया था और नीचे रखे एक उदास मगर खूबसूरत कार्ड को उठाते हुए वो यही सोच रहे थे। फॉर जस्ट फॉर लव का बेहद दिलकश कार्ड उसने किसके लिए लिया होगा? शायद डैनियल के लिए। उन्होंने कार्ड खोला और जली हरूफ से लिखे फॉर समवन स्पेशल जर्क माई लव ने इन्हें बिल्कुल गंग कर दिया। जर्क माई लव। बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए उन्होंने खूबसूरत राइटिंग में लिखी नज़म पढ़नी शुरू की थी। याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं तुम्हें चलते चलते, ख़त्म हो जाए जो 2-4 कदम और चलो, मोड़ पड़ता है जहाँ दश्ते फरामोशी का, जिससे आगे न कोई मैं हूँ न तुम हो, सांस थामे है निगाहें कि जाने जिस दम तुम पलट जाओ गुजर जाओ या मुड़कर देखो, गर्चा वाकिफ है निगाहें कि ये सब धोखा है, अगर कहीं तुमसे हम आगोश हुई फिर से नज़र, फूट निकलेगी वहाँ कोई और राह गुजर, फिर इस तरह जहाँ होगा मुकाबले पे हम, साया जुल्फ का और जुम्बिश बाजू का सफ़र। दूसरी बात भी झूठी है कि दिल जानता है, हाँ कोई मोड़ कोई दश्त कोई घात नहीं जिसके पर्दे में मेरा माहरवा डूब सके, तुमसे चलती रहे ये राह यूं ही अच्छा है, तुमने मुड़कर भी ना देखा तो कोई बात नहीं। वो ज़र्क आफरीदी को बदल देने की ख्वाहिश रखने वाली जज्बाती सी लड़की उनसे मोहब्बत करने लगी थी। इस इंकशाफ ने उन्हें पहली बार कुछ गलत हो जाने का सिग्नल दिया था। शारिक साहब उस शाम बहुत परेशानी के आलम में बाहर निकले थे, मगर वापसी पर उनके चेहरे पर इत्मीनान देखकर उन्हें खुद ही पूछना पड़ा, डैड कुछ पता चला? हाँ, रास्ते में मुझे याद आया कि मैं मायरा से ही बात कर लेता हूँ। उसने कहा ही था जाने का, अभी गई नहीं थी, और वाकई बबली की तबीयत की खराबी की वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। अब वो संडे तक जाएंगे। हुरैर तो वहाँ पहले काफ़ी पहुँच गई थी, उसने जाने से पहले मायरा को इतला दे दी थी। मैं भी हैरान हो रहा था कि मेरी इतनी अक्लमंद बेटी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर गई। हाँ, वो मुझे इन्फॉर्म करके नहीं गई, इस बात पर मैंने उसकी क्लास लेनी है। चले, शुक्र है आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। हाँ यार, मेरी बेटी हमारी आदतें ख़राब करके खुद खामोशी से खिसक गई है। रोज़ इस वक्त कॉफ़ी बनाकर फ़ौरन ले आती थी और पाकिस्तान जाने की उसने खूब कही। 18 सालों से पाकिस्तान में ही थी। अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तो उसे मेरे पास ही रहना होगा। मैं बना लाता हूँ कॉफ़ी। वो उठे तो शारिक साहब हंस दिए। तुम्हारी ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो गई, इसलिए तो कहता हूँ बेटा जी, शादी कर लो। कम से कम इस किस्म की घरेलू मसरूफियत से तो बचत होगी। हाँ वाकई, अब तो मैं कॉफ़ी बनाना भी भूल चुका हूँ। बहुत हैरत अंगेज बात हंसते हुए उसके लबों से अदा हुई थी। शारिक साहब ने चौंक कर उन्हें देखा। हुरैर की बहुत ख्वाहिश थी तुम्हें हंसा हुआ देखने की। अक्सर मुझसे कहा था उसने कि ज़रक की हंसते हुए तस्वीर बनाइएगा सेल से। मैं देखना चाहती हूँ कि ज़रक हंसते हुए अजीब लगते हैं या अच्छे। उनके जहन में इस वक्त सिर्फ हुरैर सवार थी। तुमने मुड़कर भी ना देखा तो कोई बात नहीं। उसके मुस्कुराते लब भींच गए थे, और आज 1 हफ्ता हो गया था उसे शिकागो गए हुए। शारिक साहब भी कल रात वहीं चले गए थे और वो इस वक्त घर पर तनहा थे। उन्हें अपनी तन्हाई से बहुत उनसीयत थी, मगर चंद दिनों से मन में फैले इसराब ने उन्हें बेचैन कर रखा था। हर बात में वो उन्हें याद आ जाती थी। वो उसे सोचना ना चाहते थे और ना याद करना, मगर फिर भी वो किसी न किसी बहाने अपनी याद दिला जाती। घर के हर कोने से उसका सरापा और आवाज़ें लिपटी हुई थीं। वो उसे बुलाते भी तो कैसे? वो जितना उसके शौक फिक्रों पर जस्ता जुमलों खनकती हंसी से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते, वो उतनी ही शिद्दत से याद आ जाती। यूं ही बेख्याली में किसी मैगजीन को पढ़ते हुए, कॉफ़ी के हर तलक घूंट और डाइनिंग टेबल पर सलाद बनाते हुए, फ़ोन की बजती घंटी और पीसी पे काम करते हुए दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में ढल चुके थे। कुल 29 दिन हो गए थे उसे इस घर से गए हुए। शारिक साहब बहुत बार उसे बुला चुके थे। वो हर बार बहाना बना देती, आपके घर तो मैं बोर हो जाती हूँ डैड, यहाँ बबली और बंटी के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ, और आपके बेटे तो कलमा शुक्र पढ़ते होंगे दिन रात, है ना? अरे नहीं, वो बेसाख्ता हंस दिए। तुम्हें बहुत शिकायतें हैं मेरे बेटे से। अब वो इतना भी रूड नहीं है। उनकी बात पर उसे ज़रा भी यकीन नहीं था। हैं, आपको क्या पता? शारिक साहब उनको बताते तो वो यूं ही मुस्कुरा देते। और जब फूफो ने अपने देवर के लिए उसका प्रपोजल दिया तो डैड फ़ौरन ज़रमीन से बात करने के लिए बेताब हो गए थे, क्योंकि साहिर उन्हें ज़ाती तौर पर बेहद पसंद था। वो काफ़ी बरसों से उसे जानते थे। हुरैर के लिए वो उन्हें बहुत बेहतर लगा था। साहिर अच्छा लड़का है, मैकेनिकल इंजीनियर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका। तुम आगा जी से बात कर लो। वो ऑफिस से आए तो शारिक साहब गार्बन ज़रमीन से ही बात कर रहे थे।
हाँ हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, बाप हूँ उसका, इसके लिए गलत फैसला तो नहीं करूंगा। नहीं, हुरैर से उस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, 1-2 दिन तक जाऊंगा मैं। उस्मान ने भी अपने बेटे का प्रपोजल दिया था मगर हुरैर ने मना कर दिया। अब भी जाने उसका क्या रिस्पॉन्स हो। मुझे तो कह रही थी कि 2-4 साल तक तो बिल्कुल मत सोचिएगा, मगर अच्छे प्रपोजल रिजेक्ट भी तो नहीं किए जा सकते। हाँ, जर्क भी बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया है। उसको कहता तो हूँ मैं, अब मसूफ खुद ही परों पर पानी नहीं पड़ने देते। देखो, अगर हुरैर की बात तय हो गई तो मैं तुम्हें यहाँ बुलवा लूंगा, तुम खुद ही जर्क के लिए बहू पसंद कर लेना। नहीं भाई, कोई पसंद वगैरह नहीं है, ब्लैंक चेक है अभी तक। वो उन्हें देखते हुए कह रहे थे, जो बेइरादा ही हुरैर की तस्वीर को तक रहे थे। ओके, मैं परसों फ़ोन करूंगा तुम्हें, सबको सलाम कहना, खुदा हाफिज। हाँ हाँ, हैदर की फरमाइशी लिस्ट महफूज है मेरे पास, फुर्सत मिलते ही मार्केट जाऊंगा। ओके। सेल ऑफ करके उन्होंने जर्क की तरफ देखा। अब तो तुम्हें शादी के लिए सीरियस होना ही पड़ेगा बेटा जी। वो उसकी बात पर बुरी तरह चौंके थे, फिर लंबे लंबे डग भरते अपने कमरे में चले गए। शारिक साहब की पुरसोच निगाहों ने दूर तक उनका पीछा किया था। शानों से ढलकी गर्म शाल दुरुस्त करते हुए उसने सुर्ख होती नाक को हथेलियों से दबाया और फैन बंद करते हुए बाहर निकल आई। आपी, मेरा ट्वीटी मिल गया, बंटी ने उसे देखते ही नारा लगाया था। दैट्स गुड, कहाँ से मिला? उसे बाहों में लेते हुए वो आकर कार्टून में बुरी तरह मगन बबली के पाँव में गुदगुदाने लगी। नाराज हो अभी तक? उसने चेहरा झुकाया तो वो रुख मोड़ गया। अच्छा, 1 हफ्ता मजीद रुक जाती हूँ। 2 हफ्ते? उसने उंगलियां दिखाई। बबली मेरी जान, मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे भी तो वो उसी तरह याद आती है जिस तरह आपको अपनी मम्मा। आपकी मम्मा को हम यहाँ बुला लेते हैं, बंटी ने राय दी तो बबली जोर से सर हिलाने लगी। और चाचू भी तो कह रहे थे कि अपनी आपी को इतनी जल्दी मत जाने देना, कम से कम मेरे आने तक। चाचू? वो उछली। उन्हें मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसलिए तो कह रहे हैं। उसी पल साहिर लाउंज में दाखिल हुआ था। वो जो पहले ही उसकी गहरी नजरों से खाइफ रहती थी, अब भी गड़बड़ा गई। हेलो एवरीबडी। साहिर के पीछे ही शारिक साहब आए थे। डैड, बंटी को सोफे पर बिठाकर वो उनकी खुली बाहों में जा समाई। आप यूं अचानक? बस अपनी बेटी से मिलने को चाहा तो दिल की मान ली। वो इसे बाहों के घेरे में लिए अंदर आए। अरे, साहिर भी आया हुआ है। उन्हें खुशगवार हैरत हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो एहतरामन खड़ा हो गया था। वालेकुम अस्सलाम। बैठो यंग मैन। मायरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। फुप्पो स्टोर में है, मैं बुलाकर लाती हूँ, आप लोग बैठकर बातें करें। हुरैर, कॉफी मैं तुम्हारे हाथ की पीऊंगी। श्योर डैड। वो हंसी हुई सीढ़ियां चढ़ गई। फुप्पो कहाँ गायब हो गई हैं? वो स्टोर रूम में आवाज लगाकर पलटी तो वो छत की सीढ़ियां उतर रही थीं, गालबन रद्दी वगैरह जमा करने के लिए ऊपर गई थीं। फुप्पो, डैड आए हैं, और वो साहिर भी। उसने आगे बढ़कर अखबारात थामे। अरे वाह, यूं अचानक? खैरियत तो है? दोनों एक साथ चले आए। खैरियत ही है, फिलहाल तो आपको बुला रहे हैं। डैड, मैं ये देख लेती हूँ, ये अखबार वगैरह स्टोर में ही रख देना। तुम्हारे अंकल ने पता नहीं किस फीचर का कहा था, मेरे जहन में नहीं रहा, ऊपर से सारे के सारे उठा लाई हूँ, अब खुद ही देखते रहेंगे। जी, रख दूंगी। तुम्हारे डैड तो कॉफी शौक से पीते हैं, और साहिर जी, मैं कुछ देर में ले आऊंगी। जीती रहो। वो अपनी सादतमंद भतीजी से बेहद खुश थी। जरमीन तो वैसे भी उनकी अजीज दोस्त रही थी, और अब उनकी बेटी उन्हीं का परतू थी। अल्लाह ने उन्हें शादी के 12 साल बाद औलाद दी थी, इसलिए उनके बच्चे हुरैर से काफ़ी छोटे थे। इन 2-4 मुलाकातों में वो उनके दिल में घर कर चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने उसे अपने सबसे छोटे देवर के लिए पसंद किया था, जो उसे पहली नज़र में ही ओके कर चुका था। डैड उसके इसरार पर एक रात के लिए रुक गए थे। गो के फुप्पू की मायनी खेज मुस्कुराहट साहिर की जगमगाती निगाहें सारा पता दे रही थी, मगर वो सब डैड के मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि वो उन्हें कायल कर सकती थी। फुप्पो ने तो अपने तौर पर उसकी तरफ से हाँ फर्ज किए हुए थी। हुरैर, वो बेड पर यूं ही नीम दराज गुलाबी फूलों वाली चादर पर उंगली फेर रही थी, जब शारिक साहब दस्ते लेकर अंदर आए। जी डैड। वो फौरन उठ गई। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले ही बबली और बंटी को सुलाया है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना थी बेटा। वो कुर्सी खींचकर बैठ गए। जी डैड, कहिए। वो ग्लास विंडो से नजर आती गाड़ियों को देखने लगी। साहिर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरा मतलब है, तुम्हारे लिए साहिर का प्रपोजल आया है, और अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। तुम्हारी फूफा तो बहुत कॉन्शियस हो रही हैं। डैड, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी हम सिर्फ बात तय करना चाहते हैं। प्लीज डैड, अभी चंद साल में। हुरैर, शादी तो हमें तुम्हारी करनी ही है बेटा। कामरान के लिए तुम मना कर चुकी हो, गो कि तुमने उसे देखा भी नहीं था। मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया, मगर साहिर तो मुझे जाती तौर पर बेहद पसंद है। मैं मानती हूँ साहिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहती। क्यों बेटा? आखिर उसकी कोई ठोस वजह भी तो हो, जो मैं मायरा को बता सकूं। वजह का मुझे इल्म नहीं डैड, मगर आप प्लीज। कहीं उसकी वजह वही तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ? जी। वो हैरत से पलटी और उनको अपने पीछे पाकर नजरें चुरा गई। कहीं उसकी वजह जरक आफरीदी? डैड, उनके उस कदर दुरुस्त अंदाजे ने उसे शशदर कर दिया था। बोलो बेटा, तुम्हारे मन में जो भी है। बेटा मुझे बताओ, मैं कतई माइंड नहीं करूंगा। डैड, वो उनके सीने से जा लगी। उन्हें जवाब मिल चुका था। उसने इनका दिल बोझल कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जरक ऐसा कभी नहीं चाहेगा। आप तो चंद घंटों के लिए गए थे और 2 दिन लगा कर आए हैं। खैरियत तो थी? फाइल से सर उठाकर उन्होंने सोफे पर बैठे शारिक साहब की संजीदगी को देखते हुए पूछा था। गालबन हुरैर के एंगेजमेंट वगैरह का जिक्र किया था आपने, हो गई क्या? वो उनकी संजीदगी की वजह जानना चाहते थे। नहीं। क्यों? मेरा तो ख्याल था कि वो साहिर को कम से कम रिजेक्ट नहीं करेगी। गलत ख्याल था तुम्हारा।
आपने उससे वजह नहीं पूछी? ज़र्क सिर्फ उनका ध्यान बटाने के लिए छोटे-छोटे सवाल कर रहे थे। पूछी थी, वो उसे देखने लगे। फिर क्या कहा उसने? ज़र्क तुम किसी में कभी इंटरेस्टेड थे बेटा? जी, वो लफ्ज़ गलत लिख गए। नो डैड, आपसे किसने कहा? कभी किसी से कोई कमिटमेंट भी नहीं रही। नो डैड, अगर होती तो आपको मालूम होता। फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? इसकी एक और वजह है डैड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जोगी-बोगी टाइप का शख्स हूँ तो इट्स अमेजिंग फॉर मी। आप मुझे जानते हैं। क्या वजह है उसकी? कुछ खास नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बस यूं ही आपकी डिप्रेस लाइफ ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर किया है डैड। मैं समझता हूँ कि मैं लाइफ पार्टनर के बगैर ज्यादा खुश रह सकता हूँ, क्योंकि मैरिज लव हो या अरेंज, उसका निभाना बहुत मुश्किल होता है। और जैसी मेरी नेचर है तो मैं आप उस इंसान से बहुत मुख्तलिफ हैं जैसे आप दिखाई देते हैं। उनका जुमला अधूरा रह गया। ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है। शादी तो बजाते खुद एक जुआ है। कामयाबी या नाकामी का एंड में पता चलता है। सिर्फ मेरी मिसाल लेकर तुम ये गलत फैसला नहीं कर सकते। बाद फैसले खुद कुदरत करती है बेटा, और उनसे मुनहरिफ होना जात की शिकस्त होती है। आप बात को कहाँ ले गए डैड? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि हुरैर वो साहिर को किसी की वजह से रिजेक्ट कर चुकी है। किसकी वजह से? बेसाख्ता लबों से फिसला था। तुम्हारी वजह से। हुरैर के इनकार की वजह ज़र्क आफरीदी है। डैड, वो जिसको गुमान समझे थे वो हकीकत थी। मुझे बरसों बाद अपनी बेटी मिली है ज़र्क। मैं हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद इसे मेरी खुदगर्जी ख्याल करो। मगर मैं हुरैर की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे ज़रा? डैड, मोहब्बत उनके दिल के सिमटे कोने से फड़फड़ाकर निकली थी। ये राज तो उन्होंने अभी खुद पर भी मुनकशिफ नहीं किया था कि उनका सुदाई दिल हुरैर की चाहत का तलबगार हो गया है। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम सिर्फ अपनी राय दो। डैड, मोहब्बत ने उनके सामने घुटने टेके थे, वो सर झुका गए। जो आपकी राय है वो वही मेरी राय है डैड। उनके कदमों के पास दो जानों बैठी गुलाबी मोहब्बत शांत होकर खिलखिला दी। जरक माई सन, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। शारिक साहब ने बेसाख्ता उन्हें बाजुओं में भेज लिया था। सिर्फ चंद हफ्तों की बात है, मैं फिर से आ जाऊंगी। अभी तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे मिस करते हो या नहीं। बंटी के रुखसार चूमते हुए वो बबली को बहलाने में मगन थी। आप जैसे लोगों को तो हमेशा मिस किया जाता है मैम। साहिर की सुनहरी आंखों की लो देती आज ने उसे वहां से जल्द निकलने पर मजबूर कर दिया। आप बहुत अच्छे हैं साहिर, मगर मेरा दिल ये तो किसी और का तलबगार हो चुका है। गो के वहां से पजीराई की तवक्को नहीं थी, मगर इस पागल दिल को कौन समझाए। वो इन सबको हाथ हिलाते हुए गाड़ी में आ बैठी। मैं कुछ देर वहां और रुकती तो शीशा चढ़ाकर उसने साइड मिरर में ज़रा आफरीदी की झलक देखी तो ठटक गई। ये उसने रुक मोड़ा और शशदा रह गई। ड्राइविंग सीट पर शारिक साहब नहीं, ज़रा आफरीदी थे। क्या मैं एक बार फिर अलूजन का शिकार हो रही हूँ? गाड़ी चल पड़ी थी। आप, मैं ज़रा की हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? उनके अनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो बेहोश होने के करीब हो गई। तुम्हें इतनी बेतकल्लुफी? आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है। वो हैरत से उनको मुस्कुराते हुए तक रही थी। बस बहुत शिकायतें हैं तुम्हें मुझसे। तुम चाहती हो कि मैं बदल जाऊं? नहीं, बल्कि मैं इस खोल को खुद पर से हटा दूं जो मैंने जबरदस्ती चढ़ा रखा है। धीमे सुरों में बजते म्यूजिक ने उसकी तवज्जो खींची। वो म्यूजिक नापसंद करते थे। हुरैर, मोहब्बत क्या होती है मैं ये तो जानता हूँ, मगर इसे निभाया कैसे जाता है इसका मुझे इल्म नहीं। इस उम्र में जब बच्चे मोहब्बत करना सीखते हैं, मैंने इस उम्र में नफरत करना सीखी। मम्मी ने मुझे पहला दर्स नफरत का दिया था और इस सबक को मैं उम्र भर भूल ना सका। जरमीन मम्मा को मैंने अंदर से नहीं जाना था, बस उनके बाहर से नफरत करता रहा। वो बहुत खूबसूरत थी, सारिया मम्मी से भी ज्यादा, और मैं उनकी खूबसूरती से नफरत करने लगा था क्योंकि मम्मी समझती थी कि उनकी हसीन सूरत ने उनका सुहाग उनसे छीन लिया। और फिर मैं खूबसूरती से नफरत करता चला गया। लड़कपन तक मैं यही समझता रहा कि मम्मी डैड की ब्रोकन मैरिज की वजह जरमीन आफरीदी और उनकी खूबसूरती है। मगर जब मैं कॉलेज में आया तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मम्मी की लड़ाई तो डैड से थी, मगर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? ये सवाल मैंने मम्मी से पूछा था, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि तुम्हारे डैड ऐसा चाहते थे। मैं सारी उम्र मम्मी का सिखाया सबक रटता रहा और जिंदगी की हर खूबसूरती को खुद पर हराम कर लिया। मेरे पास दुनिया की हर आसाइश थी हुरैर, मगर मैं सिर्फ मोहब्बत के लिए तरसता रहा। अपनी नफरत के हाथों मैंने बेतहाशा मोहब्बतें गनवाई थी। मैं दिन भर लोगों से नफरत करता और रात को मोहब्बत के लिए रोता। मम्मी मेरे पास नहीं थी जिनसे मैं हर बात शेयर करता। उन्होंने फोन करने से भी मना कर दिया था क्योंकि माइकल को ये बात पसंद नहीं थी। डैड को अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, फिर भी वो मुझे वक्त देने की भरपूर कोशिश करते। मेरी जिंदगी के 28 साल यूं ही तन्हाइयों से लिपटते गुजर गए कि एक रोज बहुत खामोशी से मेरी जिंदगी में एक लड़की आई। उन्होंने पलटकर उसका चेहरा देखा जो बेचैन हो चुका था। मैं उस लड़की से भी नफरत करता था क्योंकि वो न सिर्फ जरमीन आफरीदी की बेटी थी बल्कि उस जैसी दिखती भी थी। जरमीन आफरीदी की वजह से मैं मुस्कुराना, खुश रहना भूल चुका था और उसकी बेटी हमा वक्त हंसती मुस्कुराती कह लगाती। मुझे उसकी हंसी बुरी लगती थी, मगर एक रोज मैंने उसकी हंसी को दिल से सुना तो उसकी झनकार दिल के मंदिर में घंटियों की तरह बजने लगी। वो पहला दिन था जब मुझे उसकी हंसी बुरी नहीं लगी, मगर उस लड़की को जाने कैसा हुनर आता था कि जब भी मैं कुछ कहने लगता तो हर्फ खो जाते।
बहुत आहिस्तगी और खामोशी से वो मेरे दिल में जगह बनाती चली गई, और मैं जो बज़ाहिर उससे नफ़रत करता था, मगर दिल कब उसका असीर हो गया, उसकी खबर मुझे बहुत बाद में हुई। मैं अपनी ज़ात में जितना सिमटने की कोशिश करता, वो उतना ही नकाब सरका देती, और जिस रोज़ मुझे टेम्परेचर हुआ, उसकी परेशानी और तवज्जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं दिल में उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने के बजाय उसको नापसंद करने की कोशिश करता रहा, और फिर उस दिन वो मुझसे नाराज़ हुई। उस रोज़ मैंने सारिया मम्मी से बात की थी। उन्होंने उसकी आमद की इत्तला पर बहुत रूडली रिएक्ट किया। मम्मी की फ़िज़ूल बातों का ही असर था कि मैं ऑफ़िस से वापसी पर जब वो सामने आई, तो मैं उसी पर बरस पड़ा। क्योंकि मम्मी का कहना था कि पहले ज़रमीन ने उनसे उनका शौहर छीना था, और अब उसकी बेटी अब उनका बेटा छीनने आई थी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो फिर बोले, मेरी कमज़ोरी है कि मैं सोचने समझने की सलाहियत रखने के बावजूद मम्मी की बातों पर इमोशनल हो जाता हूँ, और वो लड़की मुझसे खफ़ा हुई तो दिल ने जाना कि बिना खुशबू के गुलाब कैसा होता होगा। मैं सचमुच उसके बरजस्ता तंज़, शोख़ो-हँसी और बदतमीज़ियों को मिस करने लगा था। मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे, मगर अपनी अनापरस्ती के हाथों में किनारे से लगा रहा, और जो कुछ उसने कहा, मैं हफ़्ता भर उसकी सदाकत जाँचता रहा, और फिर उस पर ईमान ले आया। और जब उसने एसएमएस में ये लिखा था कि अब निगाहों में ना ख्वाहिश है, ना हसरत, ना मलाल, अब यहाँ लब पर कहाँ हर्फ़े सवाल आता है। हमने खुद को बहुत देर संभाला, लेकिन दिल है पत्थर तो नहीं, उसमें बाल आता है। अब हमें किसकी मोहब्बत का यकीन आएगा, उसकी बेजार निगाहों का ख्याल आता है। तो मैं खुद से बहुत देर तक उलझता रहा था कि मोहब्बत है तो बता क्यों नहीं देते। मेरी नफरत का एहसास तो इसी रोज मिट गया था हुरैर, जिस रोज मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत को रोते हुए देखा, और उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा था। डैड कामरान के लिए मेरी राय पूछ रहे थे, तो मैंने सिर्फ उसका रद्द-ए-अमल जानने के लिए उनका साथ दिया था, वरना दिल से तो मैं भी यही चाहता था कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। मैं उसे मनाने का सोचता रहा, और वो बहुत खामोशी से मुझे हमेशा के लिए खुदाफिज कह आई। बेडरूम की तलाशी के दौरान मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कार्ड मिला था। वो उसने मेरे लिए लिखा था, मगर मुझे दिया नहीं था, और उसके इस वाज़ेह एतराफ़ ने कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी ज़िंदगी से सभी गम और हसरतों को मिटा दिया था। उस रात मैं दूसरी बार जागा था उस लड़की के लिए जो उस वक़्त मेरे साथ बैठी है। मैं इस मामले में अपनी बुज़दिली पर हमेशा खुद से शाकी रहूँगा कि मैं डैड से तुम्हारे लिए खुद बात क्यों नहीं कर सका, क्योंकि दूसरी बार मेरे मुकाबिल साहिर था। वो शुरू से ही डैड का चहीता रहा है। अब की बार मुझे यकीन था कि मोहब्बत मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है। मुझे सारी उम्र उसके लिए तड़पना और तरसना है। बहुत बेचैन और मुसरिफ दिन गुज़ारे हैं मैंने, और जब डैड ने तुम्हारे इनकार का बताया तो दिल फिर से जी उठा, और जब ये पता चला कि तुम्हारे इनकार की वजह मैं हूँ, तो मुझे ना डायलॉग आते हैं हुरैर, और ना लफ्ज़ कहने का हुनर, मगर तुम मेरे लिए इतनी अहम हो गई हो कि मैं तुम्हें कभी इस घर से कहीं जाने नहीं देना चाहता। क्या तुम मेरी खातिर हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ रह सकती हो हुरैर? उन्होंने पूछा था, और वो जाने क्यों रोने लगी थी। क्या तुम मेरी बात क्या तुम्हें मेरी बातों से तकलीफ हुई है? उन्होंने टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाए। नहीं, उसने आंखें साफ की। डैड क्यों नहीं आए मुझे सी ऑफ करने? मैं तुम्हें उन्हीं के पास लेकर जा रहा हूँ। मगर मेरी तो फ्लाइट है 6 बजे। जी, डैड ने तुम्हारी सीट रिज़र्व नहीं करवाई। वो नहीं चाहते कि तुम अभी इतनी जल्दी पाकिस्तान जाओ। मगर मुझे फ़ोन पर उन्होंने मज़ाक किया था उन्होंने। चंद दिनों तक हम सब पाकिस्तान जा रहे हैं। आप भी? सुनहरी काँसी आँखें हैरान से उसकी तरफ उठी थीं। हाँ, मैं भी। मुझे अपनी मम्मा से मिलना है, आगा जी से मिलना है, छोटे भाइयों से मिलना है। बहुत से रिश्ते हैं वहाँ, बहुत सी मोहब्बतें, जिन्हें मैं अपनी बदगुमानी के हाथों ठुकराता आया हूँ। तुमने मुझे रिश्तों पर एतबार करना और मोहब्बत करने का हुनर सिखाया है। हुरैर, तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए। एक मम्मी है जिन्होंने बकौल तुम्हारे अपनी ज़िंदगी मुस्कुराहटों के सहारे गुज़ार ली और मेरे लबों पर कुफ़ल डाले रखे। कल मैंने उनसे तुम्हारे मुताल्लिक बात की कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ, तो वो शॉक रह गईं। वो बहुत ख़फ़ा हैं मुझसे, मगर अब मुझे उनकी खफ़गी की परवाह नहीं है। सिर्फ़ उनकी खुशी के लिए मैंने लोगों को ख़फ़ा किया है, लेकिन अब नहीं। ज़रीक आप लफ़्ज़ उसका साथ छोड़ने लगे थे। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत हैरत हो रही है मेरे इस तरह बदल जाने पर, मगर हुरैर, मोहब्बतें खुद को मनवा भी तो लेती हैं, और जब मोहब्बत खुद को मनवा ले तो इंसान सरतापा बदल जाता है। 28 साल मैं नफ़रत के सहारे जिया हूँ, और अब मैं सिर्फ़ मोहब्बत की राहगुज़र पर चलना चाहता हूँ। क्या तुम इस सफ़र में मेरा साथ दोगी? उन्होंने हाथ फैलाते हुए पूछा था। हुरैर ने अपना नाज़ुक सा हाथ उनके मज़बूत हाथ में दे दिया था। मोहब्बत खुद को मनवा चुकी थी। अब ज़ीस का सफ़र बेहद खुशगवार था। तो ये स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, और लाइक लाज़मी लाइक कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो हमारा चैनल है इसे शेयर करें, स्टोरी का लिंक शेयर करें, ताकि वो भी अच्छी-अच्छी स्टोरी सुन सकें। और उसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बेपनाह दुआओं में आप लोगों ने मुझे याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।